वो दोनों उस तरफ बढ़ने लगे जहाँ से उन्हें वो आवाज आ रही थी। अयान, कुछ तो गलत हो रहा है। ये औरत इस वक्त इतना क्यों रो रही है? रात के अंधेरे में वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। अचानक उनके सामने एक टूटी हुई दीवार आई जिसके पीछे से औरत की आवाज आ रही थी। उन दोनों ने दीवार के पीछे झांका और वहां का नजारा देखते ही अनिका और अयान दोनों ही चौंक गए। एक औरत जमीन पर गिरी हुई थी और वो जोर जोर से रो रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा खून से सना हुआ था। उसे देखकर अनिका तुरंत उसके पास पहुंची। हे भगवान, इसे तो बहुत चोट लगी है। जरूर इसके साथ कुछ हुआ है, शायद किसी ने इसके ऊपर हमला किया है। जैसे उस औरत को एहसास हुआ कि किसी ने उसे पकड़ा है, वो डर गई। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो प्लीज, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, जाने दो मुझे। अनिका ने उसे शांत करने की कोशिश की और उस औरत के कंधे को धीरे से सहलाया। देखिए, हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आप हमें बताइए आपके साथ क्या हुआ है, हम आपको बाहर ले चलेंगे। अनिका की बात सुनकर औरत को थोड़ी तसल्ली हुई और उसने चुप होकर उन दोनों की तरफ देखा। तभी अयान थोड़ा आगे आया। कौन है आप? यहाँ क्या कर रही थी? इस जगह को देखकर लगता है कि ये बिल्कुल सुनसान इलाका है, फिर आप यहाँ अकेले क्या कर रही हैं? वो लोग मुझे मार डालेंगे, मैंने सब देख लिया था। मैं तो रात को एक घर से बर्तन मांजकर वापस लौट रही थी, तभी मुझे इस तरफ से कुछ आवाजें आई और मैं बेवकूफ देखने के लिए आ गई। वो मुझे पता चला था कि मेरा बेटा इस इलाके में आकर चोरी छुपे जुआ खेलता है। मुझे लगा कि वही होगा, लेकिन वो नहीं था। अनिका ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। तो फिर कौन था? किसे देखा आपने? और कौन मार डालेगा? आपको किससे इतना डर लग रहा है? तभी अयान ने अनिका को टोक दिया। अनिका, मुझे ये जगह बहुत खतरनाक लगती है। अभी सवाल जवाब का टाइम नहीं है, इन्हें यहाँ से उठाकर हम किसी सेफ जगह पर ले जाते हैं। अनिका और अयान उस औरत को वहाँ से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए आगे बढ़ गए। वहीं दूसरी तरफ वानी और सविता उस हॉस्पिटल के बाहर एक पार्क में बेंच पर बैठे हुए थे। सविता बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उसकी हालत देखकर वानी उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी। शांत हो जाइए आंटी जी, आपने बहुत अच्छा काम किया। मुझे नहीं पता था आप इतनी बहादुर है। ऐसी सिचुएशन में तो बड़ों बड़ों की हालत खराब हो जाती है। सविता की आंखों के सामने अब भी वो लाशें घूम रही थी और डर के मारे उसके हाथ पैर कांपने लगे। मैंने आज से पहले इतनी लाशें कभी नहीं देखी। मुझे तो ऐसा लगा कि मैं किसी और ही दुनिया में हूँ। वो मंजर मेरी आंखों के सामने से नहीं जा रहा है। आखिर ये लोग इतनी लाशों का करेंगे क्या? पानी ने एक गहरी सांस ली और सविता के हाथ को अपने हाथों में ले लिया। आज के वक्त में इंसान किसी राक्षस से कम नहीं है आंटी जी। पहले जिस तरह राक्षस अपनी भूख मिटाने के लिए इंसान को खा जाते थे, वैसे ही आजकल लोग पैसे की हवस मिटाने के लिए दूसरे आदमी को मारने और उसका फायदा उठाने से भी परहेज नहीं करते। एक बात बताइए, आपने कोई सबूत इकट्ठे किए हैं? सविता ने वानी के हाथों में वो हिडन कैमरा रख दिया जिसमें उसने सबूत इकट्ठे किए थे। उसे देखकर वानी खुश हो गई। अरे वाह, आपने तो एक एजेंट वाला काम किया है। मैंने भी कुछ प्रूफ इकट्ठे किए हैं, बस थोड़े से सबूत और उसके बाद हम इस हॉस्पिटल के खिलाफ खुलकर आवाज उठाएंगे। मैं एक बार जयंत भाई से बात कर लेती हूँ। वहीं दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में बैठा जयंत उस वक्त काफी परेशान था। वो अपने सामने अलग अलग जगह के नक्शे खोलकर बैठा हुआ था। उसकी नजर बार बार 3-4 लोकेशंस पर जाकर अटक रही थी। उसने अपनी पेन से उन लोकेशंस को पॉइंट किया। ये सारे स्लम एरिया है, समझ में नहीं आ रहा है कि इन लोगों को किडनैप क्यों किया जा रहा है। दिल्ली में भी इंस्पेक्टर ने यही बताया था। अभी कुछ समय पहले भी मुंबई से धारावी के काफी लोग किडनैप हुए, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। अगर उन लोगों में से किसी को भी उस जगह का पता मालूम होता तो मैं अब तक छापा भी मार देता। वो लाल निशान वाला आदमी भी नहीं मिला। ये हो क्या रहा है? एक तरफ उस अस्पताल की पहली उलझती जा रही है और दूसरी तरफ ये किडनैपिंग। अचानक जयंत के पास सब इंस्पेक्टर नकुल का फोन आया। जैन सर। जय हिंद सब इंस्पेक्टर नकुल, क्या खबर है? कुछ पता चला? मैंने हॉस्पिटल जाकर एक एक आदमी से बहुत डिटेल में हर चीज के बारे में बात की और उन लोगों ने मुझे जो कुछ भी बताया उन सबको जोड़कर मैंने कुछ नोट्स बनाए और उन नोट्स के बेसिस पर एक जगह का नाम क्लियरली आ रहा है, धारावी। मुझे लगता है कि हमें एक बार उस जगह के आसपास जाकर देखना चाहिए, वहाँ जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। ये सुनते ही इंस्पेक्टर जयंत खुश हो गया। वेरी गुड सब इंस्पेक्टर नकुल, हमारे केस को एक लीड जरूर मिलेगी। आपने बहुत अच्छा काम किया। इतना बोलकर जयंत ने फोन रख दिया और तभी उसके पास वानी का फोन आया। जयंत ने तुरंत फोन उठा लिया। हेलो वानी, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, अभी एक बहुत जरूरी काम से निकलना है। लेकिन जयंत अपना फोन रखता उससे पहले ही वानी ने उसे रोक दिया। एक मिनट भाई, पहले मेरी बात सुन लीजिए, मैं भी बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ। ये सुनते ही जयंत के कदम रुक गए। हाँ बोलो, लेकिन प्लीज जल्दी बताना, मुझे अभी निकलना है। भाई, मैंने कुछ सबूत इकट्ठे किए हैं, आपको वो दिखाना बहुत जरूरी है।
ठीक है, तुम मेरे फोन पर भेज दो। अगर हार्ड कॉपी है तो मैं कल मिलकर देखता हूँ। अभी मैं निकल रहा हूँ, ठीक है, चलो बाय। जयंत ने फोन काट दिया और तुरंत कांस्टेबल सुमित को आवाज लगाई। कांस्टेबल सुमित, टीम तैयार करो, हमें अभी निकलना है। उस वक्त सबके घर जाने का टाइम हो चुका था, लेकिन इंस्पेक्टर जयंत की बात सुनकर कांस्टेबल सुमित ने तुरंत टीम इकट्ठी की। इंस्पेक्टर जयंत ने अपनी गन उठाई और तुरंत पुलिस स्टेशन से निकल गया। वहीं दूसरी तरफ अजय गुप्ता एक कमरे में बैठकर ड्रिंक कर रहा था। तभी सुमन गुस्से से दंदनाती हुई उसके पास आई और अजय के हाथ से ड्रिंक का ग्लास छीन लिया। ये सब क्या है अजय? आजकल तुम्हें हो क्या गया है? न तुम अपने काम पर ध्यान देते हो और न ही घर पर। अरे तुम्हें तो इतना भी होश नहीं कि तुम्हारी एक बेटी भी है जो 2-3 दिनों से घर नहीं आई है। तुम्हें उसकी कोई चिंता भी है? और हमेशा शराब पीना जरूरी है क्या? इतना बोलकर सुमन ने उसके हाथ से ड्रिंक का ग्लास छीन लिया। ये देखकर अजय को गुस्सा आ गया। क्या दिक्कत है तुम्हें मुझसे? हाँ, क्यों तुमसे मेरी खुशी नहीं देखी जाती? जाओ यहाँ से, मुझे परेशान मत करो। सुमन का गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ गया। उसने गुस्से से भरी लाल आंखों से अजय को घूर कर देखा। तुम मुझे आंखें दिखा रहे हो अजय? भूलो मत, तुम्हारे पास जो कुछ भी है सब मेरी बदौलत है। मेरे माँ बाप के पैसों पर ऐश कर रहे हो तुम। अरे कितने पैसे वाली थी मैं। मेरे पापा का इतना बड़ा बिजनेस था और तुमने क्या किया? घर जमाई बनकर सब कुछ शराब और जुए में लुटा दिया। बेटा माना था उन्होंने तुम्हें और तुमने उनके साथ धोखा किया। क्यों? ये सुनते ही अजय गुस्से से कुर्सी से खड़ा हो गया और उसने कुर्सी पर जोर से लात मारी। बकवास बंद करो अपनी, वरना अच्छा नहीं होगा। क्या अच्छा नहीं होगा अजय? बोलो। और कुछ बर्बाद करना बाकी रह गया है क्या? तुम्हारी वजह से मैंने हमेशा आर्यन को भी गलत समझा, क्योंकि मुझे लगता था कि वो भी तुम्हारी तरह ही हमारे घर को बर्बाद कर देगा। सिर्फ तुम्हारी वजह से मैंने कभी हमारी बेटी अनिका की खुशियों के बारे में नहीं सोचा। तभी सुमन रोने लगी। इतना सुनते ही अजय ने गुस्से में ड्रिंक का ग्लास जमीन पर दे मारा और जोर से चिल्लाया। उसे जबरदस्ती मेरी बेटी बनाने की कोशिश मत करो, वो सिर्फ तुम्हारी बेटी है। क्या अनिका को ये सच्चाई पता चल पाएगी? जयंत अपनी टीम के साथ कहाँ जाने वाला था और वानी ने कौन से सबूत इकट्ठे किए थे? जानने के लिए सुनिए इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट। अजय के मुंह से ऐसी जहर भरी बातें सुनकर सुमन का खून खौल उठा। क्या बकवास कर रहे हो अजय? आज के बाद ये बात अपने मुंह से मत निकालना, समझे? हमारे बीच डील हुई थी कि तुम अनिका को कभी इस सच्चाई के बारे में नहीं बताओगे, कि तुम उसके असली बाप नहीं हो। उसकी बात सुनकर अजय जोर जोर से हंसने लगा। डील तो ये भी हुई थी सुमन कि मैं कुछ भी करूं तुम मुझे कभी नहीं रोकोगी। सुमन ने गुस्से से अजय को घूर कर देखा। मैंने कहा था मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूंगी, लेकिन ये नहीं कहा था कि तुम मेरे सामने मेरे पापा की इज्जत, उनकी जायदाद सबको मिट्टी में मिला दोगे। मैं तब भी कुछ नहीं बोलती, पर क्यों तोड़ा तुमने उनका भरोसा? अजय धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए कदमों से चलकर सुमन के पास आया और अपनी एक उंगली उसके चेहरे पर घुमाने लगा। इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता डार्लिंग। तुम्हारे जैसी विधवा से शादी की थी मैंने। तुम्हारे बीमार बाप को चिंता थी कि उसके मरने के बाद तुम्हारा क्या होगा। तो सीधी सी बात है, एक हाथ दो और दूसरे हाथ लो। मैंने तुमसे शादी की और बदले में तुम्हारा पैसा ले लिया। इसमें गलत क्या किया मैंने, बोलो? अब गुस्से की वजह से सुमन का पूरा शरीर कांपने लगा। उसने अजय को गुस्से से धक्का दे दिया। चुप हो जाओ, बंद करो ये जहर उगलना। तुम्हारे जैसे सपोले से शादी करने से अच्छा था कि मैं अपनी बच्ची को अकेले पाल लेती। कम से कम अपनी आंखों से तुम्हारी अय्याशी नहीं दिखनी पड़ती मुझे। आज तक तुम्हारी करतूतें अपनी बच्ची से छुपाती आई हूँ, पर अब नहीं, मैं उसे सब कुछ बताऊंगी। उसकी बात सुनकर अचानक अजय का चेहरा एकदम सीरियस हो गया। उसके चेहरे पर एक अलग ही दहशत और ठंडापन नजर आने लगा और उसने सुमन की आंखों में झांक कर देखा। ऐसी गलती कभी मत करना, वरना तुम्हें पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। कहीं ऐसा ना हो जैसे आज अपने बाप को याद करके रोती हो, वैसे ही अपनी बेटी के लिए भी रोना पड़े। इतना सुनते ही सुमन के कदम लड़खड़ा गए। वहीं अनिका ने उस डरी हुई औरत को हिम्मत देने की कोशिश की। देखिए डरिए मत, हमारे साथ अब बिल्कुल सेफ है। अब बताइए क्या देखा था आपने और आपका नाम क्या है? मेरा नाम मीना है। वो ट्रक में लाशें, वो लोग इंसानों की तस्करी कर रहे हैं। ये सुनते ही अयान और अनिका दोनों के चेहरे पर हैरानी छा गई। क्या कहा आपने? इंसानों की तस्करी? हाँ, मैंने देखा था। मुझे चुप कराने के लिए उन्होंने मुझे मारने की भी कोशिश की। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम है ना। अयान ने अपने फोन से उस इलाके की कुछ तस्वीरें खींच ली। उन्होंने औरत को वहीं छोड़कर तुरंत आगे बढ़ने का फैसला किया ताकि इस मामले की तह तक पहुंच सके। वहीं दूसरी तरफ वानी और सविता घर वापस आ चुके थे। तभी वानी को कुछ याद आया और उसने समर्थ को फोन लगा दिया। समर्थ अभी तक जाग रहा था। उसने तुरंत वानी का फोन उठा लिया। हेलो। हेलो समर्थ, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया? नहीं, मैं अभी जाग रहा था।
ये सब कुछ इतना उलझा हुआ है कि नींद ही नहीं आती। तुम्हें कुछ लीड मिली? कुछ पता चला ब्रिजभूषण कौन है? अगर हमें ब्रिजभूषण का पता चल गया तो हम लोग आर्यन सर के कातिलों तक भी पहुंच जाएंगे। तभी समर्थ को याद आया कि वानी और सविता भी अस्पताल में इन्वेस्टिगेशन करने गए थे। क्या तुम दोनों को हॉस्पिटल में कुछ सबूत मिले? क्या लगता है उस हॉस्पिटल में कुछ इलीगल हो रहा है क्या? हाँ, हम दोनों को ही कुछ अजीब सी चीज मिली है। अब देखते हैं कि इन सब कड़ियों को जोड़कर हम किसी नतीजे पर पहुंचते हैं या नहीं। समर्थ ने एक गहरी सांस ली। मैं कल फिर से ब्रिजभूषण से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इकट्ठे करने की कोशिश करूंगा। वहीं दूसरी तरफ अनिका, अयान और मीना धीरे धीरे धारावी की गलियों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। चारों तरफ गहरा अंधेरा था और हर कदम के साथ उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अयान, मुझे ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। कहीं ऐसा ना हो कि हम खुद ही किसी जाल में फंस जाए। मुझे भी अजीब लग रहा है, लेकिन मीना अभी सेफ जगह पर पहुंचना जरूरी है। तभी दूर से कुछ पैरों की तेज आवाजें आने लगी। अयान ने तुरंत अलर्ट होकर चारों तरफ देखा। गलियों में हल्की हल्की रोशनी थी, लेकिन दूसरी तरफ अंधेरा फैला हुआ था। वो देखो, वहाँ कुछ लोग हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। जल्दी इस गली से मुड़ो। कौन है वहाँ? अयान ने मीना को संभालते हुए उसे अनिका के हवाले किया। अनिका, मीना को लेकर उस गली में जाओ, मैं इन्हें रोकता हूँ। नहीं अयान, हम तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। मैं हमेशा हीरो बनने की कोशिश नहीं करता, लेकिन कभी कभी करना पड़ता है। जाओ। अनिका की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी, लेकिन उसने मीना का हाथ थामा और तेजी से दूसरी तरफ भागने लगी। अयान ने पीछे से आते गुंडों का सामना करना शुरू कर दिया। एक गुंडे ने उसके ऊपर लाठी से वार किया, लेकिन अयान ने फुर्ती से बचते हुए उसके पेट पर जोरदार मुक्का मारा। तुम लोगों ने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। दूसरी तरफ अनिका और मीना अब सड़क के किनारे पहुंच चुके थे। अनिका की नजर सड़क के दूसरी तरफ बने एक छोटे से कमरे की तरफ गई। उसने दौड़कर मीना को अंदर बंद कर दिया। मीना, जब तक मैं वापस नहीं आती अंदर ही रहना और कोई आवाज मत करना, ठीक है? तुम्हारे पास फोन है? मेरे पास है। अनिका ने फिर से दरवाजा खोला और उसके फोन में अपना नंबर सेव कर दिया। अगर तुम्हें कुछ भी गड़बड़ लगे तो मुझे तुरंत फोन करना। मैं अयान को देखने जा रही हूँ, वो काफी देर से नजर नहीं आया, मुझे उसकी टेंशन हो रही है। इतना बोलकर अनिका ने बाहर से दरवाजा बंद किया और मीना को भी अंदर से दरवाजा बंद करने के लिए कह दिया। उसके बाद वो भागकर पीछे की तरफ जाने लगी, जहाँ उसने अयान को छोड़ा था। दूसरी तरफ वानी और सविता ने अपने सबूतों को अच्छे से संभाल लिया था। सविता जी, हमें ये सबूत सीधे जयंत भाई तक पहुंचाने होंगे। लेकिन वो लोग हमें मार सकते हैं। अगर हमने आवाज नहीं उठाई तो ये लोग और कई मासूमों की जान लेंगे। तभी हॉस्पिटल के एक कोने से दो आदमियों की फुसफुसाहट सुनाई दी। बॉस ने कहा है कि आज रात सब माल ट्रक में लोड हो जाना चाहिए। हाँ, और अगर कोई गड़बड़ करे तो उसे भी माल बना दो। वानी और सविता ने ये सुनकर तुरंत वहाँ से निकलने का फैसला किया। वहीं दूसरी तरफ अनिका बदहवास से दौड़ी जा रही थी। मैंने ये ठीक नहीं किया। अयान को उन गुंडों के सामने अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। ऐसा कैसे कर सकती हूँ मैंने उसे भी मुसीबत में डाल दिया। आखिर ये मेरा केस था, मुझे इस पर रिपोर्ट बनानी थी। मैंने अयान को इसमें खींचकर अच्छा नहीं किया। कहाँ हो अयान? आई होप कि तुम ठीक हो। अनिका ने अयान को हर जगह ढूंढा, लेकिन वो उसे नजर नहीं आया। अब उसकी आंखों में आंसू आ गए। अनिका को भी नहीं पता था कि आखिर वो अयान की इतनी फिक्र क्यों कर रही है, जबकि उनकी शादी भी नकली थी। उसने अपनी आंखों से आंसू साफ किए। नहीं, मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगी। मुझे पता है तुम बिल्कुल ठीक हो। अनिका बस अपनी ही धुन में आगे बढ़ती जा रही थी। वो अब उस गली से बाहर आ चुकी थी जहां उसने मीना को छोड़ा था। अनिका जैसे ही दूसरी गली में जाने के लिए आगे मुड़ी, पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़कर जोर से खींचा। अनिका एकदम से डर गई। किसने खींचा था अनिका को? क्या सच में अयान उन गुंडों के हाथ लग चुका था? जानने के लिए सुनिए इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट। अनिका को पीछे से किसी ने इतनी जोर से खींचा कि वो खुद को संभाल नहीं पाई। उसने तुरंत पलटकर देखने की कोशिश की, लेकिन अंधेरा इतना घना था कि कुछ साफ नहीं दिखा। घबराहट की वजह से अनिका की सांस बहुत तेज चल रही थी। कौन है? छोड़ो मेरा हाथ, मेरी हाथ छोड़ो, वरना तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। तभी अचानक सामने से हल्की रोशनी आई और अनिका ने देखा कि वो कोई और नहीं बल्कि अयान था। उसके चेहरे पर खून के हल्के धब्बे लगे हुए थे। उसे देखकर अनिका बुरी तरह से घबरा गई और उसने अपना हाथ बढ़ाकर अयान को छुआ। अयान, तुम ठीक हो? कहाँ थे तुम? मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा। और तुम्हारे कपड़ों पर ये खून कैसा? तुम्हें कहीं चोट लगी है? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ अनिका। क्या तुम मुझे इतना कमजोर समझती हो कि मैं उन 2-4 गुंडों को भी नहीं संभाल सकता? मजाक मत करो, तुमने मुझे जबरदस्ती अपने पास से भेजा था। अब देखो क्या हाल बना लिया है। हालत मेरी नहीं, उन गुंडों की ज्यादा खराब हुई है। और क्या बात है, तुम तो एक पत्नी की तरह चिंता कर रही हो और मुझे डांट भी रही हो। क्या तुम आगे बढ़ने को तैयार हो?
उसकी बात सुनते ही अनिका को एहसास हुआ कि उसने अभी थोड़ी देर पहले अयान से किस तरह बात की है और वो चुप हो गई। तभी अयान ने उसके चेहरे की तरफ इशारा किया। लेकिन तुम क्यों रो रही हो? मैं रो नहीं रही, और भला मैं तुम्हारे लिए क्यों रोने लगी? तुम मेरी वजह से यहाँ पर आए हो, और अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मुझे बहुत बुरा लगता। बस इसलिए तुम्हारी चिंता हो रही थी और तुम्हें ढूंढने यहाँ आ गई। अयान बस उसे प्यार से देख रहा था। मिस अनिका गुप्ता, प्यार तो तुम मुझसे करने लगी हो, लेकिन ये बात तुम्हारी जुबान तक नहीं आ रही। कोई बात नहीं, एक दिन तुम खुद अपने मुंह से बोलोगी दैट यू लव मी। अचानक वहाँ से थोड़ी दूर किसी की आहट हुई और अयान अपनी सोच से बाहर आ गया। अयान ने अलर्ट होकर हल्का सा झांक कर देखा। अनिका देखो, वहाँ पर कुछ लोग दूसरी तरफ जा रहे हैं, हो सकता है वहाँ इनका अड्डा हो। मैं एक बार चेक करके आता हूँ। अनिका ने उसे गुस्से से घूर कर देखा। सुपरमैन नहीं हो तुम, समझे? जहाँ जाएंगे साथ जाएंगे, और अकेले वहाँ जाने का मतलब क्या है? हम पुलिस को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। बात समझने की कोशिश करो अनिका। अगर हम लोगों ने ज्यादा लेट किया तो वो लोग हाथ से निकल जाएंगे। एटलीस्ट हम लोग छुपकर ये तो देख सकते हैं ना कि वो लोग जा कहाँ पर रहे हैं और क्या करने वाले हैं। अयान और अनिका उन लोगों का पीछा करते करते एक जगह पहुंचे जहां बहुत सारे गोदाम बने हुए थे। एक गोदाम के बाहर 3-4 गार्ड खड़े थे। हम अंदर कैसे जाएंगे? ये लोग तो हर तरफ है। पहले हमें छिप कर देखना होगा कि कितने लोग हैं वहाँ पे। अगर अंदर भी गार्ड्स हुए तो वहाँ जाना खतरनाक हो सकता है। वो दोनों धीरे धीरे गोदाम के पीछे बनी खिड़की के पास गए। तभी अयान ने खिड़की में बनी छोटी सी जगह से अंदर जाकर देखा। उसे वहां पर कुछ बड़े बड़े बॉक्स नजर आ रहे थे, लेकिन अंदर और कोई नहीं था। अंदर कोई गार्ड नहीं है, बस वहाँ पर बॉक्स रखे हैं। लगता है ये लोग उन बॉक्स की सेफ्टी के लिए कमरे के बाहर खड़े हैं। लेकिन हम पता कैसे लगाएंगे कि उस बॉक्सेस में क्या है, और अंदर कैसे जाएंगे? अनिका की बात सुनकर अयान कुछ सोचने लगा। फिर अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई। एक तरीका है, मैं गार्ड का ध्यान भटकाता हूँ। तुम पीछे वाले दरवाजे से अंदर चली जाओ। नहीं, मैं फिर से खतरा नहीं उठाने दूंगी। तुमने ही तो कहा था कि मैं हीरो बनने की कोशिश करता हूँ। अब मेरा हीरो मोमेंट है। अयान ने गार्ड का ध्यान भटकाने के लिए पास रखे लोहे के ड्रम को जोर से धकेल दिया। कौन है वहाँ? जैसे ही गार्ड उस तरफ गया, अनिका फुर्ती से पीछे वाले दरवाजे से अंदर चली गई। जैसे ही अनिका अंदर पहुंची, वहां रखे हुए बड़े बड़े बॉक्स को देखकर वो हैरान रह गई। उनके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन लिखा हुआ था। ये बॉक्स, इनमें आखिर क्या है जो इतने सारे लोग इनकी सेफ्टी कर रहे हैं? अनिका ने एक बॉक्स खोलने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह से सील था। तभी उसे कुछ लोगों की आवाजें सुनाई दी। बॉस ने कहा है कि माल टाइम पर पहुंच जाना चाहिए, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तुम्हें पता है कि हमारे धंधे में वक्त कितना कीमती है, हम 1 मिनट भी देरी नहीं कर सकते। हाँ, सब कुछ प्लान के हिसाब से होगा। अनिका ने छुपकर उनकी बातें रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी। बाहर अयान गार्ड से बचने की कोशिश कर रहा था। रुक जाओ, कौन हो तुम? अयान तेजी से दौड़ते हुए एक दीवार फांदकर दूसरी तरफ चला गया। मैं तो बच गया, लेकिन कहीं अनिका ना फंस जाए। मुझे फिर से देखने जाना होगा। अयान दूसरी तरफ से अंदर झांकने की कोशिश करने लगा। वो बस अनिका को देखना चाहता था। तभी उसे अनिका भी उस जगह से बाहर निकलती हुई नजर आई। ये देखकर अयान ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसे अपने सर के पीछे कुछ ठंडा ठंडा महसूस हुआ और अगले ही पल पीछे से एक कड़क आवाज आई। कब से तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हर बार बच जाता है। आज नहीं बचेगा। वही उस कमरे में खड़ी मीना की हालत खराब होने लगी। वो बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी। मैं क्या करूं? अभी तक वो मैडम वापस नहीं आई। क्या मुझे बाहर चले जाना चाहिए? इतना बोलकर मीना जल्दी से दरवाजे के पास आई और उसे खोलने के बारे में सोचने लगी। उसे याद आया कि अनिका दरवाजे को बाहर से भी बंद करके गई है। उसने अगले ही पल अपने कदम वापस ले लिए। शायद वो मैडम इसलिए दरवाजा बाहर से बंद करके गई है कि कहीं मैं बाहर ना निकल जाऊं। मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरी वजह से उन दोनों की जान मुसीबत में ना फंस जाए। मैं क्या करूं? अभी तक वो मैडम वापस नहीं आई। क्या मुझे बाहर चले जाना चाहिए? आज तक मुझे रमेश की मौत के बारे में कुछ पता नहीं चला कि उसे किसने मारा था और क्यों। आखिर हम गरीबों ने ही किसी का क्या बिगाड़ा है जो सब लोग हमारे ही पीछे पड़े रहते हैं। इतना बोलकर वो जोर जोर से रोने लगी और रोते रोते घुटनों के बल नीचे बैठ गई। वो औरत बहुत तेज तेज आवाज में रो रही थी। तभी अचानक जिस कमरे में वो बंद थी, उसके दरवाजे को किसी ने खटखटाया और मीना की जैसे सांस ही अटक गई। अजय गुप्ता उस वक्त कमरे में अकेला था और उसका चेहरा बहुत डरावना लग रहा था, जैसे वो कुछ खतरनाक प्लानिंग कर रहा हो। अजय गुप्ता ने अपना फोन निकालकर सोहन को फोन किया। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए सोहन फोन नहीं उठा रहा था। लगभग 5 मिनट के बाद उधर से सोहन की नींद में डूबी हुई आवाज आई। हाँ, हेलो, कौन है? भाई, रात सोने के लिए होती है, फोन की घंटी बजाने के लिए नहीं। सो जा, मैं भी सो रहा हूँ। इतना सुनते ही अजय गुप्ता को और गुस्सा आ गया। आंखें खोलकर देख तो लो, फोन किसका है?
जैसे ही अजय की तेज आवाज सोहन के कानों में पड़ी, वो एकदम से हड़बड़ाकर उठ गया। उसने अपने फोन की स्क्रीन देखी जहां अजय का नंबर चमक रहा था। इस टाइम क्यों फोन कर रहे हो तुम? क्या मुसीबत आ गई? मुसीबत आई नहीं है, लेकिन अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो जरूर आएगी, और वो मुसीबत तुम्हारे ऊपर भी आएगी, समझे? जब बचती नहीं है तो इतना पीते क्यों हो तुम? क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हो? फोन रखो और मुझे भी सोने दो। अजय गुप्ता गुस्से से चिल्लाया। फोन रखने की गलती मत करना सोहन, वरना तुम्हारे बाकी के पैसे मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगा। जो इंसान मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सकता, मैं उसके ऊपर पैसे बर्बाद नहीं करूंगा, समझे? अब सोहन की नींद पूरी तरह से उड़ चुकी थी और वो सीरियस हो गया। मैंने पहले भी कहा था, मुझे धमकियां बिल्कुल पसंद नहीं है। बोलो क्या बोलना है तुम्हें, जो आधी रात में मुझे परेशान कर रहे हो? उसकी बात सुनकर अजय गुप्ता ने थोड़ी देर तक अपने फोन को देखा। तुम्हें 2 टिकट बुक करने हैं शिमला के, वो भी कल के, और बिल्कुल भी लेट मत करना। क्या? लेकिन क्यों? और तुम किसे शिमला भेजना चाहते हो? ये सुनते ही सोहन चौंक गया। आखिर अजय किसको शिमला भेजना चाहता था और क्यों? और आगे बोल रहा था, इतना ज्यादा क्यों रो रही थी? क्या उसे रमेश के कातिलों का पता चल पाएगा? जानने के लिए सुनिए इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट। अनिका उस वक्त उन दोनों के पीछे थी और जैसे ही अनिका की नजर उस आदमी पर पड़ी, उसके हाथ में गन देखकर अनिका घबरा गई। वो चीखना चाहती थी, लेकिन वो चुपचाप आगे बढ़ी। वही सनी की बात सुनकर अयान ने कुछ नहीं कहा। तभी सनी ने उसे गुस्से से घूर कर देखा। बहुत बहादुर हो ना तुम, जो यहाँ तक आ गए, लेकिन अब यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाओगे। तुम्हें क्या लगा था हमारे इलाके में आकर खुलेआम घूम सकोगे और हमारे खिलाफ सबूत इकट्ठे करोगे और हमें कानों कान खबर तक नहीं होगी? बहुत बड़े बेवकूफ हो तुम, समझे? अब तुम मरोगे। डायलॉग तो बहुत बढ़िया मार लेते हो, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे इस घिसे पिटे डायलॉग से मैं डर जाऊंगा? बिल्कुल नहीं, समझे? अभी तक सनी ने उसकी शक्ल नहीं देखी थी, क्योंकि वो घुटनों के बल बैठा हुआ था और उसकी पीठ सनी की तरफ थी। अयान की बात सुनकर सनी ने गुस्से में पीछे से ही अयान की कमर में एक लात मारी और वो मुंह के बल आगे की तरफ गिर पड़ा। सनी गुस्से में उसके आगे जाकर खड़ा हो गया और अयान का कॉलर पकड़कर उसे ऊपर उठाया। बहुत गर्मी है ना तेरे अंदर? अभी तेरी सारी गर्मी निकालता हूँ। खुद को हीरो समझता है। अरे तुझे पता नहीं है हम लोग कितने खतरनाक हैं। अभी उसने इतना ही बोला था कि अचानक आगे के शब्द उसके गले में ही अटक कर रह गए और वो हैरानी से आंखें फाड़ कर अयान को देखने लगा। ये कैसे हो सकता है? ये झूठ है। तू जिंदा नहीं हो सकता, वापस कैसे आ सकता है? उसकी बातें सुनकर अयान और अनिका दोनों की ही आंखें चौड़ी हो गई और अयान उसे देखकर हंसने लगा। क्या बात है, मेरी शक्ल देख के ही तेरी हालत खराब हो गई। थोड़ी देर पहले तो तू मुझे मारने की बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अब बिल्ली बन गया। बुज़दिल कहेंगे। सनी एक पल के लिए फ्रीज हो गया था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि जो अपनी आंखों के सामने उससे दिख रहा है वो सच है। मैंने भी उस बात को सुना था कि तू वापस आ गया है, लेकिन मुझे यकीन नहीं था। मुझे लगा था कि तू उसका कोई हमशक्ल होगा जो अनजाने में उसकी जगह आ गया है, लेकिन तुझे देखकर तो ऐसा लगता है कि तू वही है। अयान जानबूझकर उसे अपनी बातों में उलझा रहा था, क्योंकि जब वो लोग बातें कर रहे थे, अनिका इस बात का फायदा उठाकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। सनी ने फिर से अपनी गन को अयान की तरफ कान दिया, लेकिन अब अयान पहले से ही अलर्ट था। जैसे ही सनी ने फायर किया, अयान ने नीचे झुककर उसके पेट में एक जोरदार लात मारी और अगली किक उसके हाथ पर पड़ी, जिससे सनी के हाथ से गन छूटकर नीचे गिर गई। ये देखकर सनी गुस्से से चिल्लाया, तुझे लगता है कि तू इतनी आसानी से जीत जाएगा? आज तुझे मौत से कोई नहीं बचा सकता है, समझा? अगर तू जिंदा बच भी गया था तो वापस नहीं आना चाहिए था तुझे। इस बार तेरे बचने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ूंगा। सनी ने अयान पर पंच से हमला किया। अयान ने फुर्ती से बचते हुए सनी को पीछे की ओर धक्का दे दिया। दोनों के बीच खतरनाक लड़ाई शुरू हो गई। सनी ने भी काफी अच्छी बॉडी बनाई थी, लेकिन अयान भी कुछ कम नहीं था। वो सनी के आगे हारने को तैयार नहीं था। जब सनी ने आर्यन की मौत की बात कही तो अयान को गुस्सा आ गया। तेरे जैसे बहुत गुंडे देखे हैं मैंने, तुझे क्या लगता है तुम लोग मर्डर करोगे और आसानी से बच जाओगे? बिल्कुल भी नहीं। अब अनिका भी उनके पास आ चुकी थी। वो दोनों से थोड़ी दूर एक दीवार के पीछे खड़े होकर उन्हें लड़ते हुए देखने लगी। अचानक अनिका की नजर सनी की गर्दन पर पड़ी, जहां वो बार बार खुजा रहा था। उसकी गर्दन को देखते ही अनिका के होश उड़ गए। ये तो वैसा ही लाल निशान है जिसके बारे में भी दिल्ली से पता चला था।
इसका मतलब ये गुंडा इन सब का मास्टरमाइंड है। अचानक सामने खड़े अयान की नजर अनिका पर गई और अनिका ने उसे इशारे से सनी की गर्दन देखने को कहा। थोड़ी देर बाद आखिर अयान को समझ में आया और उसने सनी की गर्दन की तरफ देखा जहां वो खुदा रहा था। ओह, तो इसका मतलब यही है सारी किडनैपिंग्स के पीछे। लगता है आज हर रात से पर्दा उठ ही जाएगा। अयान के इतना बोलते ही सनी ने फिर से उसके ऊपर अटैक कर दिया, लेकिन अयान ने खुद को बचा लिया और लात मारकर सनी को नीचे गिरा दिया। फिर अयान ने उसके हाथों को पीछे की तरफ मोड़ दिया। बोल, कौन है तुम सबका असली मालिक? नहीं तो तुझे अभी मार डालूंगा। लेकिन उसकी बात सुनकर डरने की जगह सनी हंसने लगा। वहीं दूसरी तरफ मीना डर की वजह से कांप रही थी, क्योंकि बाहर से आई हुई आवाज अब तेज हो गई और बाहर खड़े इंसान ने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। मैंने कहा दरवाजा खोलो वरना तोड़ दूंगा। ऐसा क्या हो रहा है अंदर? क्या इस कमरे में तुमने किसी को किडनैप किया है? कौन है वहाँ? दरवाजा खोलो। अब मीना डर के मारे और जोर जोर से रोने लगी। तभी बाहर खड़ा कांस्टेबल सुमित जयंत के पास आकर धीरे से फुसफुसाने लगा। साहब, हमें उस गोदाम की तरफ चलना चाहिए जिसके बारे में नकुल सर ने बताया था। हो सकता है कि इस कमरे के अंदर किसी परिवार के लोग हो, किसी का बच्चा भी हो सकता है। हमें टाइम खराब नहीं करना चाहिए। उसकी बात सुनकर इंस्पेक्टर जयंत को थोड़ा सा गुस्सा आ गया। कांस्टेबल सुमित, क्या तुम्हें इतना समझ में नहीं आ रहा है कि अंदर से जो आने वाली आवाज है वो बच्चे की नहीं किसी औरत की है? इतनी समझ तो मुझमें भी है, और अगर वो औरत इस तरह से रो रही है तो इसका मतलब है अंदर कुछ तो गलत हो रहा है। अंदर खड़ी मीना ने जैसे ही इंस्पेक्टर जयंत और सुमित की बात सुनी, उसने एक राहत भरी सांस ली। बाहर तो पुलिस इंस्पेक्टर है, मुझे लगा था गुंडे आ गए, मुझे इनसे मदद मांगनी होगी। इतना बोलते ही उसने तुरंत दरवाजा खोल दिया और उसे देखते ही इंस्पेक्टर जयंत एकदम से चौंक गया। तुम्हारा नाम तो मीना है ना? तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम रो क्यों रही थी? तुम रमेश की पत्नी हो ना, कुछ दिन पहले जिसकी मौत हो गई थी? इंस्पेक्टर जयंत की बात सुनकर मीना की आंखों में आंसू आ गए। वो आज तक इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी कि उसके पति की मौत ऐसे अचानक हो गई थी। वो अब और जोर से रोने लगी। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं वही बदनसीब औरत हूँ, उस रमेश की पत्नी जिसे किसी ने मार दिया था, और जिसकी मौत का इंसाफ मुझे आज तक नहीं मिला। मुझे पता नहीं चल पाया आखिर मेरे पति को मारा किसने था। एक गरीब आदमी से किसी की क्या दुश्मनी थी। इंस्पेक्टर जयंत समझ सकता था कि मीना कितनी दुखी है, लेकिन उसे अपनी इन्वेस्टिगेशन भी आगे बढ़ानी थी। तुम अकेली यहाँ क्या कर रही हो और रो क्यों रही थी? मीना अब और ज्यादा रोने लगी। अपनी फुटी किस्मत पर रो रही थी इंस्पेक्टर साहब। दो भले आदमी लोगों ने मेरी जान बचाई, मुझे उन राक्षसों से बचाकर यहाँ छुपाया और खुद उनके बीच में फंस गए। खुद को कोस रही हूँ, जो भी मेरी मदद करता है या मुझसे प्यार करता है वो मुसीबत में फंस जाता है। उसकी बात सुनकर इंस्पेक्टर जयंत के होश उड़ गए। उसने यकीन नहीं किया था कि पुलिस के अलावा भी कोई और है जो इन लोगों से सीधा भिड़ रहा था। कौन है वो लोग? किस तरफ गए? जल्दी बताओ, उनकी जान को खतरा हो सकता है। मीना ने कमरे से बाहर आकर उस तरफ इशारा किया जहां से वो और अनिका आए थे। मुझे नहीं पता कि वो लोग गए कहाँ हैं, लेकिन मैं उस लड़की के साथ उस तरफ से आई थी। उसके मुंह से लड़की सुनकर इंस्पेक्टर जयंत को एक झटका लगा। क्या उन लोगों में एक लड़की भी है और वो फिर भी इतनी खतरनाक गैंग को पकड़ने आ गई? वो बहुत अच्छी और बहादुर लड़की है साहब, आप जल्दी जाकर उसकी मदद कीजिए। आखिर सनी हंस क्यों रहा था? क्या वो अपने असली मालिक का नाम बता देगा? क्या अयान असली गुनहगार तक पहुंच जाएगा? जानने के लिए सुनिए इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट। सनी ने अयान की पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश की। अब दिन का सूरज भी आसमान में चमकने लगा था, जिस वजह से सनी की गर्दन पर उस निशान में खतरनाक तरीके से इन्फेक्शन होने लगा, क्योंकि उसे अपने निशान को धूप से बचाकर रखना होता था। और सनी छटपटाने लगा। छोड़ दे मुझे, तू चाहे जो कर ले, तुझे कभी पता नहीं चलेगा कि हमारा असली मालिक कौन है, समझा? तू कभी जान नहीं पाएगा कि तुझे मारने की कोशिश किसने की थी। काश जिस दिन मैंने तेरी गाड़ी का एक्सीडेंट किया था उस दिन नीचे जाकर एक बार तेरी लाश देख लेता, तो आज तू फिर से हमारे सामने सर उठाकर ना खड़ा होता। अयान का गुस्सा अब बढ़ता जा रहा था, क्योंकि उसे पता था कि वो अयान को आर्यन समझ रहा है, और अब अयान के सामने वो इंसान था जिसने उसके भाई की गाड़ी को टक्कर मारी थी। अयान ने गुस्से में आकर सनी के मुंह पर जोरदार पंच मारा। तेरे जैसे गुंडे बहुत देखे हैं मैंने। मालिक तेरा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आज मैं हर सच बाहर निकाल कर रहूंगा। उस निशान के बारे में क्या जानता है तू, जो हमने दिल्ली में देखा था? जरूर उसके पीछे भी कोई कहानी छिपी है। अयान की बात सुनकर सनी जोर जोर से हंसने लगा, जैसे कि उसे किसी भी चीज का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था।
हाँ, लेकिन उसे बहुत ज्यादा बेचैनी और खुजली जरूर हो रही थी। अब अयान उसके ऊपर से उठ चुका था, इसलिए सनी पागलों की तरह अपनी गर्दन को खुजाने लगा। अयान जैसे ही उसे मारने के लिए आगे बढ़ा, सनी उसे देखकर गुस्से से चिल्लाया। उस निशान के बारे में तू कभी नहीं जान पाएगा, समझा? खुद को बादशाह समझने की गलती मत करना। तू इस शतरंज के खेल में सिर्फ एक मोहरा है जिसे हमारे मालिक कभी भी मारकर बाहर फेंक देंगे। अब अयान गुस्से से पागल हो उठा और उसने तेजी से जाकर सनी की गर्दन पकड़ ली, जिससे कि सनी जोर से चिल्लाने लगा। छोड़ मेरी गर्दन को, मैंने कहा छोड़। अनिका को भी सारी चीज समझ में आ रही थी और वो हर बात को एक दूसरे से जोड़कर देखने लगी। ये गुंडा अयान को आर्यन समझ रहा है। इसे बातों में उलझाकर उस आदमी का नाम इसके मुंह से निकलवाया जा सकता है जो इनका असली मालिक है। सनी अभी भी छटपटा रहा था, तभी पीछे से अनिका की आवाज आई। तुम्हें क्या लगा था आर्यन को मारना इतना आसान होगा? उसके पास अभी भी तुम्हारे खिलाफ सबूत है, समझे? और अब वो उन्हें पुलिस में देगा। उन्हीं सबूतों के लिए मारा था ना तुमने उसे? ये सुनते ही सनी बुरी तरह से चौंक गया। कौन से सबूत की बात कर रही है ये लड़की? बता, तेरे पास कौन सा सबूत है जिसके बारे में तूने हमें नहीं बताया? अचानक उन लोगों को किसी के भागने की आवाज सुनाई दी और अयान ने अपनी गर्दन घुमाकर उस तरफ देखा। सनी ने इस मौके का फायदा उठाकर अयान को धक्का दिया और खुद को छुड़ाने की कोशिश की। तेरी कहानी यही खत्म होती है अयान। सनी अयान पर फिर से झपटा, लेकिन अयान पहले से तैयार था। उसने सनी को पकड़कर उसका सर दीवार पर दे मारा। तुझे क्या लगा तू मुझसे बचकर भाग पाएगा? तभी अनिका ने तेजी से दौड़कर बंदूक उठाई और उसे सनी की तरफ पॉइंट कर दिया। ये देखकर सनी ठिठक गया। अब एक भी हरकत की तो गोली मार दूंगी। अनिका को देखकर सनी हंसने लगा, लेकिन उसकी हंसी में घबराहट साफ दिख रही थी। क्या करेगी तुम? हाँ, तुम एक लड़की हो, समझी? बंदूक हाथ में उठाकर कोई भी चलाना नहीं सीख जाता, समझे? गोली चलाओगी? तुम जैसे लोग बस धमकी देते हो। मैं भी देखता हूँ कि तुम मुझ पर गोली चलाती हो कैसे। अनिका की उंगलियां ट्रिगर पर कस गई। सनी की बातें सुनकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से चिल्लाई। आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि जो हाथ गन उठा सकते हैं वो गोली भी चला सकते हैं, समझा? अनिका को देखकर अब सनी के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। वो गोली चला दी कि तभी अयान ने अनिका को रोक दिया। अनिका शांत रहो, ये खुद अपनी कब्र खोद चुका है। इसके गंदे खून से अपने हाथ खराब मत करो, मैं तुम्हें जेल जाते हुए नहीं देख सकता। अचानक उन्हें अपने पीछे से कदमों की आवाज आई और अगले ही पल इंस्पेक्टर जयंत की जोरदार आवाज गूंजी। कोई भी अपनी जगह से हिलने की कोशिश मत करना। इंस्पेक्टर जयंत को देखकर अयान के चेहरे पर एक सुकून की लहर दौड़ गई। अयान जानता था कि वो वानी का भाई है, लेकिन जयंत कभी अयान से फेस टू फेस नहीं मिला था, बस वो उसका नाम जानता था। तभी अनिका पीछे से चिल्लाई। सर, यहाँ से दूसरी तरफ उस दीवार के पीछे एक बहुत बड़ा गोदाम है जहाँ उन लोगों ने बहुत सारे बड़े बड़े बॉक्स रखे हुए हैं। मुझे लगता है उनमें कुछ इनलीगल चीज है। आपको वहाँ छापा मारना चाहिए। इंस्पेक्टर जयंत ने तुरंत इंस्पेक्टर नकुल की तरफ देखा। इंस्पेक्टर नकुल, कुछ लोगों को लेकर उस गोदाम पर जाओ और हर चीज को जब्त कर लो। पुलिस को देखकर अब सनी की हिम्मत टूटने लगी। अयान ने फिर से उसका कॉलर पकड़कर खींचा। बोल, कौन है तेरा असली मालिक? तुम नहीं समझोगे, वो तुम्हारी सोच से बाहर है। इतना बोलते ही सनी जोर जोर से हंसने लगा और उस वक्त वहाँ एक गोली चली। इंस्पेक्टर जयंत ने तुरंत अयान को अपनी तरफ खींचा और वो गोली जिसका निशान अयान था सीधे सनी के दिल में जाकर धंस गई। अगले ही पल सनी की जोरदार चीख उस जगह पर गूंज उठी। जैसे ही इंस्पेक्टर जयंत गुस्से से पीछे मुड़ा, वो आदमी जिसने सनी के ऊपर गोली चलाई थी वहाँ से दूसरी तरफ भागा। उसे देखकर इंस्पेक्टर जयंत जोर से चिल्लाया। पकड़ो उसे, बचकर जाना नहीं चाहिए। उस आदमी ने अपने चेहरे को मास्क से ढका हुआ था। वही गोदाम में पुलिस की टीम ने सारे गुंडों को अरेस्ट कर लिया और जितने भी डब्बे वहां रखे थे उन सबको अपनी कस्टडी में ले लिया। वही इंस्पेक्टर जयंत और उसकी दूसरी टीम दूसरे आदमी के पीछे भाग रही थी। अयान भी उसका पीछा कर रहा था। अयान ने नीचे से एक पत्थर उठाकर उस आदमी के पैर पर मारा और वो मुंह के बल आगे की तरफ गिर पड़ा। इंस्पेक्टर जयंत भागते हुए उसके पास गया और उस आदमी के मुंह से मास्क हटा दिया। तो तू है वो? इंस्पेक्टर जयंत के सामने ऋषभ खड़ा हुआ था। जयंत ने गुस्से से उसके मुंह पर एक पंच मारा। बता, क्यों मारा तूने सन्नी को? लेकिन ऋषभ बिल्कुल चुप था। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। मीना भी बाहर आ चुकी थी। ऋषभ को देखते ही वो गुस्से से चिल्लाई। तुमने ही मारा था ना मेरे रमेश को। क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? बोल क्यों मारा? उसके पास तो पैसा भी नहीं था। फिर ऐसा क्या चाहिए था तुम्हें उससे जो तुमने उसकी जान ले ली? उसकी बात सुनकर ऋषभ हंसने लगा और उसने उन सब लोगों को देखा जो उसके जवाब का इंतजार कर रहे थे। अचानक इंस्पेक्टर जयंत ने उसके सर पर बंदूक रख दी। बहुत ज्यादा हंसने का शौक चढ़ा है ना तुझे? अब या तो तू सच बोलेगा या फिर यहाँ तेरी लाश पड़ी होगी। ऋषभ की आंखों में अचानक डर दिखने लगा
नीना फिर से चिल्लाई। क्यों मारा तूने रमेश को? बोल, क्या बिगाड़ा था उसने तेरा? ऋषभ धीरे से हंसा। वो हमारा काम था और हम लोग अपने काम में कभी भी लापरवाही नहीं करते। इंस्पेक्टर जयंत ने गुस्से से उसके गाल पर थप्पड़ मारा। लोगों को मारना तेरा काम है। आखिर किसी को मारने के बाद तुम्हें क्या हासिल होगा? एक मुर्दे से तुम्हें क्या फायदा पहुंच सकता है? अचानक ऋषभ की आंखें बिल्कुल ठंडी हो गई। जो मुर्दे तुम्हारी नजरों में बेकार है, वो हमारे लिए बेशकीमती है, समझे? तुम लोग कभी भी सच्चाई नहीं जान पाओगे, कभी नहीं। इंस्पेक्टर जयंत ने फिर से जोर से उसके गाल पर एक थप्पड़ मारा। जिस सच्चाई की तू बात कर रहा है वो मैं बहुत पहले से जानता हूँ। क्या सच में इंस्पेक्टर जयंत जानता था आर्यन की मौत का राज? कौन सा बिजनेस है जिसकी वजह से ये लोगों को मारने के पीछे पड़े हैं? जानने के लिए सुनिए इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट। इंस्पेक्टर जयंत ने कांस्टेबल सुमित को देखकर ऋषभ की तरफ इशारा किया। हथकड़ी लगाओ इसे और यहाँ से ले जाओ। अगर ये कुछ नहीं बताएगा तो क्या मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? इंस्पेक्टर जयंत ने ऋषभ का कॉलर पकड़कर उसकी आंखों में झांक कर देखा। मुझे सब पता है कि तुम्हारा ये काला धंधा संजीवनी हॉस्पिटल से चलता है ना? एक मौका दे रहा हूँ तुझे उन सब के खिलाफ गवाही देकर सरकारी गवाह बनने का। मैं तुझे फांसी से बचा लूंगा, वरना उनके साथ फांसी पर लटकने के लिए तैयार रहना। इंस्पेक्टर जयंत का एक एक शब्द ऋषभ के शरीर में कपकपी पैदा कर रहा था। उसे यकीन नहीं हुआ कि इंस्पेक्टर जयंत को ये सब कुछ पहले से ही पता था। तुम्हें कैसे पता? मुझे सब कुछ पता है। कांस्टेबल समित, लेकर जाओ इसे। तभी इंस्पेक्टर जयंत ने अपना फोन निकालकर वानी को फोन किया। हेलो वानी, आज हम संजीवनी हॉस्पिटल में रेड करने वाले हैं। तुम चाहो तो आ सकती हो। तुम दोनों ने जितनी भी सबूत इकट्ठे किए हैं उन सबको अपने पास संभाल कर रखना। ठीक है भाई, मैं भी संजीवनी हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगी। अयान ने जैसे ही जयंत को वानी को कॉल लगाते हुए देखा, वो थोड़ा सा चौंक गया। उसने इंस्पेक्टर जयंत के सामने आकर अपना हाथ आगे बढ़ाया। आपसे मिलकर खुशी हुई इंस्पेक्टर जयंत। मैं अयान हूँ, वानी मेरे लिए ही काम करती है। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर जयंत ने हैरानी से अयान की तरफ देखा। लेकिन जहां तक मैं जानता हूँ तुम आर्यन हो, है ना? मैं भी आर्यन को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि एक बार उसने मुझसे मिलकर मुझे कुछ बताने की कोशिश की थी। ये अयान के लिए एक और शॉकिंग खबर थी। अब तक वहाँ से सब लोग आ चुके थे। वहाँ पर बस अनिका, अयान और इंस्पेक्टर जयंत थे। अयान को ये सुनकर एक झटका लगा। उसे लग रहा था कि इंस्पेक्टर जयंत को अब सच्चाई बता देनी चाहिए। अयान ने एक नजर अनिका की तरफ देखा और अनिका ने अपनी पलकें झपका दी। इंस्पेक्टर जयंत, मैं आर्यन नहीं अयान हूँ। आर्यन मेरा जुड़वा भाई था जिसकी डेथ हो गई, और मैं उसके कातिलों तक पहुँचने के लिए ही उसकी आइडेंटिटी अपनाकर यहाँ रह रहा था। मैं लंदन से मुंबई सिर्फ इसलिए ही आया था। वहीं दूसरी तरफ वानी संजीवनी हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो रही थी। सविता भी चलना चाहती थी, लेकिन वानी ने उसे आने से मना कर दिया क्योंकि वहाँ खतरा हो सकता था। तभी वानी के पास समर्थ का फोन आया। वानी ने तुरंत फोन उठा लिया। हाँ समर्थ बोलो, एक्चुअली मुझे थोड़ा जल्दी है, क्या तुम बाद में फोन कर सकते हो? नहीं वानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें एक नई लीड मिली है, उसके बारे में मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये सुनते ही वानी थोड़ी देर के लिए रुक गई। क्या तुम्हें ब्रिजभूषण के बारे में कुछ पता चला है? समर्थ, ऐसा है तो मुझे जल्दी बताओ। मैं ठीक से कुछ नहीं बता सकता, लेकिन एक बात बताने के लिए तुम्हें फोन किया है। पिछले कुछ दिनों से मैं अजय गुप्ता का पीछा कर रहा हूँ और आज मैंने अजय गुप्ता को एक बैंक से जाते हुए देखा। ये सुनते ही वानी गुस्से से चिल्लाई। ये तुम्हें इम्पोर्टेंट खबर लगती है समर्थ? बैंक में जाना किस तरह से हमारे केस से जुड़ा है? बैंक में तो कोई भी जा सकता है। तभी समर्थ धीरे से मुस्कुराया। मैं किसी और बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ वानी, मैं हंसल मेहता बैंक की बात कर रहा हूँ। इस बैंक में से आर्यन सर के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए गए थे और फिर उस अकाउंट से पैसे ब्रिजभूषण नाम के अकाउंट में गए थे। तुम्हें ये बात अजीब नहीं लगती क्या कि अजय गुप्ता इसी बैंक में गया है? उसे वहां से निकलता देखकर मैंने भी बैंक में जाकर थोड़ा पूछताछ की, और पता है एक और शॉकिंग खबर सामने आई है। उसे वहां से निकलता देखकर मैंने बैंक में जाकर थोड़ी पूछताछ की, और पता है एक और चौंका देने वाली खबर सामने आई है। कौन सी खबर समर्थ? अजय गुप्ता पहले भी उस बैंक में गया था और वो शायद तभी गया था जब ये पैसे ट्रांसफर किए गए थे। वहीं दूसरी तरफ इंस्पेक्टर जयंत अयान को हैरानी से देख रहा था। क्या इतनी बड़ी खबर तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताई? तुम्हें पता ही इलीगल है। अनिका ने बात संभालने की कोशिश की। सर, बात समझने की कोशिश कीजिए। अयान की सेफ्टी का सवाल है। अगर सबको पता चल जाता तो वो लोग इसे भी मारने की कोशिश करते, क्योंकि बचपन से इन दोनों भाइयों के सर पर खतरा मंडरा रहा था। इंस्पेक्टर जयंत ने एक गहरी सांस ली। पहले मुझे संजीवनी हॉस्पिटल पर छापा मारना है, उसके बाद मैं आर्यन की मौत के बारे में सारी इन्वेस्टिगेशन शुरू से करूंगा। आर्यन भी संजीवनी हॉस्पिटल में ही काम करता था। मुझे लगता है कि इस केस का सिरा कहीं ना कहीं संजीवनी हॉस्पिटल से जुड़ा है। वहां छापा मारना अब जरूरी हो गया है।
इंस्पेक्टर नकुल और उनकी टीम गोदाम से वापस लौट चुकी थी। सर, हमने गोदाम की पूरी तलाशी ली। अंदर से बहुत सारी दवाइयाँ और मेडिकल इक्विपमेंट्स मिले हैं। मुझे लगता है कि ये सब कुछ किसी इलीगल मेडिकल रैकेट का हिस्सा है। उन मेडिसिन को लैब टेस्ट के लिए भेजो, मुझे बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है। और हाँ, संजीवनी हॉस्पिटल इस मामले की जड़ है, हमें वहां तुरंत छापा मारना होगा। नकुल, पूरी टीम को तैयार करो, ये लोग अब बचकर नहीं निकल सकते। इंस्पेक्टर जयंत ने अपनी पूरी टीम तैयार कर ली। वानी भी पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी थी। अयान को देखकर वो थोड़ा सा चौंक गई। सर, आप ठीक है? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक्स वानी, तुमने मेरी बहुत हेल्प की है। मुझे पता है कि तुमने और समर्थ ने मेरे लिए कितनी बार खुद को खतरे में डाला है। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। आपकी सेफ्टी करना मेरी भी ड्यूटी थी सर, इसमें थैंक्स की कोई बात नहीं है। मुझे लगता है अब आर्यन सर की डेथ के राज से पर्दा उठने वाला है। हाँ, मुझे भी लगता है। तभी वानी को कुछ याद आया और वो अयान की तरफ देखने लगी। मुझे आपको कुछ एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है सर, पुलिस स्टेशन से बाहर आइए। अयान ने एक नजर अनिका की तरफ देखा जो इंस्पेक्टर जयंत से बात कर रही थी और वानी के साथ बाहर आ गया। क्या बात है वानी, कुछ परेशान लग रही हो? तुम्हें कुछ पता चला है क्या? सर, अजय गुप्ता मुझे ठीक आदमी नहीं लग रहा है। जिस बैंक से आर्यन सर के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए गए थे, अजय गुप्ता को समर्थ ने उसी बैंक में जाते हुए देखा है और वो उस दिन के आसपास भी बैंक गया था जब पैसे ट्रांसफर हुए थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पैसों से उसका क्या लेना है? अयान भी जैसे किसी सोच में पड़ गया। उसे भी अजय गुप्ता पर शुरू से ही शक था, लेकिन वो अनिका के पापा थे, इसलिए अयान ने उस बात को आगे नहीं बढ़ाया। अयान ने कुछ सोचते हुए एक गहरी सांस ली। आज तक जितना मैंने देखा है, अनिका अपनी माँ से ज्यादा अपने पापा को प्यार करती है। मैंने हमेशा उसकी माँ को रूड बिहेव करते हुए देखा है, जबकि अजय गुप्ता हमेशा अच्छा बिहेव करता है। तभी वानी धीरे से मुस्कुराई। सर, ये तो आपको भी पता होगा, हद से ज्यादा मीठा डायबिटीज कर देता है। इसका मतलब अगर कोई बहुत ज्यादा स्वीट बन रहा है तो उसके पीछे कोई रीजन तो जरूर होगा। और कोई भी माँ अपने बच्चों के साथ ऐसे ही रूड नहीं होती, उसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी। इन सब चीजों के पीछे सच में एक बहुत बड़ी वजह थी। अजय गुप्ता हमेशा अनिका के सामने बहुत अच्छा बनकर रहता था और सुमन अजय गुप्ता के धोखे की वजह से आर्यन के ऊपर भी शक करती थी, इसलिए उसका बिहेवियर रूड हो चुका था। इंस्पेक्टर जयंत अनिका से कुछ बात कर रहा था। अनिका पहले भी इंस्पेक्टर जयंत से 1-2 बार मिली थी क्योंकि वो क्राइम रिपोर्टर थी, तो उसका पुलिस स्टेशन आना जाना लगा रहता था। इंस्पेक्टर जयंत की बात सुनकर अनिका हैरान रह गई। ये क्या कह रहे हैं आप इंस्पेक्टर जयंत? क्या आप श्योर हैं? ऐसा क्या बोला था इंस्पेक्टर जयंत ने और सुमन का बिहेवियर अनिका के लिए इतना रूड क्यों था? ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर जयंत? क्या सच में संजीवनी हॉस्पिटल ऑर्गन ट्रैफिकिंग के जैसा खतरनाक काम कर रहा है? मेरे पास पक्के सबूत इस बात के अभी तक नहीं है कि वो लोग ऑर्गन को इलीगली तरीके से बेचते हैं, लेकिन हाँ, मेरे पास एक सविता नाम की औरत के बेटे का पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जिसमें मुझे ये पता चला कि एक मामूली पेट दर्द की शिकायत पर उन्होंने ऑपरेशन करके उसकी किडनी निकाल ली, और वो भी दोनों की दोनों किडनियां, जिस वजह से उस बच्चे की मौत हो गई। ये सुनकर अनिका को गुस्सा आ गया और उसकी आंखें लाल हो उठी। ये लोग इंसान है या राक्षस जो एक छोटे से बच्चे को भी नहीं छोड़ा? मुझे लगता है कि जिन गरीब लोगों को उठाया गया है उनके साथ भी ये लोग यही सब करते हैं। आपको याद है रमेश की पत्नी मीना ने भी कहा था कि उसके पति की मौत ऋषभ की वजह से हुई थी। हो सकता है उसे भी इसलिए उठाया गया हो। आपको उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ पता चला? अयान और वानी भी अब उन दोनों के पास आ चुके थे। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। शायद उन्होंने रमेश को किसी और वजह से उठाया था, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसके अंग निकालने से पहले ही वहां पुलिस पहुंच गई और वो लोग अपने इरादे में कामयाब नहीं हो पाए। ये तो पूछताछ के बाद ही पता चलेगा। इतना बोलकर इंस्पेक्टर जयंत ने लॉकअप में बंद ऋषभ की तरफ देखा जो उन सब की बातें सुनने की कोशिश कर रहा था। उन लोगों ने एक प्रॉपर प्लानिंग की और इंस्पेक्टर जयंत ने अपनी टीम के साथ रात के वक्त संजीवनी हॉस्पिटल पर रेड करने का फैसला किया। इंस्पेक्टर जयंत के पास ऑर्डर्स भी आ चुके थे जिनके लिए उसने पहले ही हेडक्वार्टर में परमिशन लेने के लिए इन्फॉर्म किया था। रात के वक्त पुलिस की गाड़ियां बिना किसी सायरन की आवाज के संजीवनी हॉस्पिटल की तरफ बढ़ी और धीरे धीरे चारों तरफ से हॉस्पिटल को घेर लिया। इंस्पेक्टर जयंत अपनी टीम के साथ हॉस्पिटल के अंदर घुसा। रिसेप्शन पर बैठी रश्मि उसे देखकर डर गई। सर, आप लोग यहाँ? इस अस्पताल में रेड हुई है, सारे डॉक्टर्स और स्टाफ को बाहर बुलाओ। फिर उसने पीछे खड़ी अपनी टीम की तरफ देखा। इस पूरे अस्पताल का एक एक कोना छान मारो, जहाँ से भी सबूत मिलता है सब इकट्ठा करो। इतना बोलकर जयंत खुद भी उस हॉस्पिटल में घूमने लगा। अचानक आगे बढ़ते हुए उसकी नजर एक कमरे पर पड़ी जिस पर रेस्ट्रिक्टेड एरिया का बोर्ड लगा था। उसने साथ में चलती हुई एक नर्स को रोका
इस कमरे में क्या है? नर्स चुप रही और उसके चेहरे पर पसीना छलक आया। दरवाजा खोलो, नहीं तो हमें तोड़ना पड़ेगा। डर के मारे नर्स ने उन्हें चाबी लाकर दे दी। दरवाजा खुलते ही अंदर का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। बड़े बड़े स्टील के बॉक्स रखे हुए थे जिन पर ह्यूमन ऑर्गन्स लिखा था। ये सब कुछ देखकर अयान गुस्से से तिलमिला उठा। इन लोगों को इंसान एक बिजनेस का सामान लगता है। जरूर मेरे भाई आर्यन की मौत का रीजन भी ये ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग ही रहा होगा। हमें इस हॉस्पिटल के मालिक कल्याण को पकड़ना होगा। अब वही सारी सच्चाई बताएगा। तभी पीछे से किसी के भागने की आवाज आई। जयंत ने तेजी से मुड़कर देखा। एक सफेद कोट वाला आदमी भाग रहा था। नकुल, उसे पकड़ो। पुलिस ने उसे दबोच लिया। वो आदमी हॉस्पिटल का चीफ सर्जन था, डॉक्टर संजीव रावत। इंस्पेक्टर जयंत ने डॉक्टर के गले में लटके आईडी कार्ड में उसका नाम पढ़ा। डॉक्टर रावत, ये क्या चल रहा है यहाँ? किसके इशारे पर ये काला धंधा हो रहा है? डॉक्टर रावत ने चुप रहने की कोशिश की, लेकिन जयंत ने उसका कॉलर पकड़ लिया। बोल, वरना यहीं गोली मार दूंगा। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे बस ऑर्डर्स मिलते हैं, मैं उन्हें फॉलो करता हूँ। नाम बता उसका। वो ऋषभ का बड़ा भाई है, कल्याण अवस्थी। ये सुनते ही जयंत के चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई। उसके पीछे खड़ा अयान भी गुस्से से भर उठा। उसे कल्याण के ऊपर पहले से ही शक था। उसने तुरंत आकर डॉक्टर रावत के चेहरे पर जोरदार पंच मारा। अयान को देखते ही डॉक्टर रावत हैरान रह गया। डॉक्टर आर्यन, आप भी इन लोगों के साथ मिले हुए? मुझे तो ये सवाल पूछना नहीं चाहिए। पहले भी आपने इस अस्पताल में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी। पता नहीं कल्याण सर ने आपको वापस क्यों बुलाया। अयान गुस्से से जल रहा था। उसने अपने मजबूत हाथ से डॉक्टर रावत का जबड़ा पकड़ लिया और गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, आर्यन नहीं हूँ मैं, सुना तूने? उसका जुड़वा भाई अयान हूँ। और मुझे आर्यन के जैसा सीधा समझने की गलती मत करना। बता मेरे भाई के साथ क्या किया था तुम लोगों ने? क्या देखा था उसने इस हॉस्पिटल में जो तुमने उसे मरवा दिया? बोल, नहीं तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना बोलकर अयान ने डॉक्टर रावत का गला पकड़ लिया। ये देखकर जयंत ने उसे खींचकर पीछे किया, लेकिन जयंत को बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ी। ये वक्त खुद पर खुद का कंट्रोल लूज करने का नहीं है। अयान, अपनी इमोशन पर कंट्रोल रखो। पहले हमें इस अस्पताल के हर चीज को सील करने दो, उसके बाद हम आर्यन की मर्डर की गुत्थी भी सुलझाएंगे। इंस्पेक्टर जयंत ने फिर से डॉक्टर रावत की तरफ देखा। तो ये सब कुछ इस अस्पताल के मालिक कल्याण के इशारे पर हो रहा है। कहाँ मिलेगा वो बताओ। डॉक्टर रावत ने सिर झुका लिया। मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता। आज मैंने उन्हें अस्पताल में भी नहीं देखा। उसके इतना कहते ही इंस्पेक्टर जयंत जोर से चिल्लाया लेकर जाओ इसे यहाँ से। और उसकी टीम डॉक्टर रावत को अरेस्ट करके ले गई। जैसे ही बाहर लाइन से खड़े हुए हॉस्पिटल स्टाफ ने डॉक्टर रावत के हाथ में हथकड़ी देखी, उनके बीच में हड़कंप मच गया। वही वानी इंस्पेक्टर जयंत और पूरी टीम को उस जगह पर ले गई जहां वानी ने वो डब्बे देखे थे और सविता ने डेड बॉडीज देखी थी। उस रूम के अंदर उन्हें एक सीक्रेट दरवाजा मिला जहां एक और कमरा था। उस कमरे में उन्हें बहुत सारी फाइल्स और हार्ड ड्राइव्स मिली जिनमें इलीगल ट्रांसप्लांट्स का पूरा रिकॉर्ड था। ये सबूत उस गैंग को पूरी तरह से खत्म करने के लिए काफी है। जयंत ने फाइलों को हाथ में उठा लिया। अब हमें कुछ भी करके कल्याण तक पहुंचना होगा। शायद उसे पहले ही शक हो चुका था। हम लोग अस्पताल में रेड जरूर मारेंगे, इसलिए वो भाग गया। इंस्पेक्टर जयंत ने सब इंस्पेक्टर नकुल को बुलाया। सब इंस्पेक्टर नकुल, संजीवनी अस्पताल में जितने भी पेशेंट हैं सबको दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करवाओ और इस अस्पताल को सील कर दो। आज के बाद यहाँ एक भी पेशेंट का इलाज नहीं होगा। नकुल ने तुरंत पेशेंट को दूसरी जगह शिफ्ट करवाने का इंतजाम किया और जैसे ही ये काम पूरा हुआ, पुलिस ने हॉस्पिटल को सील कर दिया और डॉक्टर रावत के साथ पूरे स्टाफ को गिरफ्तार कर लिया। क्या जयंत और अयान कल्याण तक पहुंच पाएंगे? क्या सच में कल्याण ही है अयान के भाई आर्यन का असली कातिल? जानने के लिए सुनिए इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट। इंस्पेक्टर जयंत और उसकी टीम पुलिस स्टेशन वापस आ चुके थे। वापस आते ही वो गुस्से से लॉकअप खोलकर ऋषभ के पास गए और उसके चेहरे पर जोरदार पंच मारा। अब क्या करेगा तो बोल। संजीवनी अस्पताल को सील कर दिया हमने। तुम लोगों का काला धंधा वहीं से चलता था ना। अभी भी वक्त है, मेरी बात मान जा, वरना तुझे तो मैं फांसी जरूर दिलवा के रहूंगा। अब ऋषभ को थोड़ा डर लगने लगा था। पहले उसे लगा था कि ये लोग संजीवनी हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन हॉस्पिटल सील होने की खबर से ऋषभ अंदर तक हिल गया। उसे लगने लगा कि अब वो जल्द ही कल्याण तक भी पहुंच जाएंगे। उसे चुप देखकर इंस्पेक्टर ने फिर से ऋषभ को मारने के लिए इस बार डंडा उठा लिया। बताता है या नहीं, या भी तेरे पैर तोड़ दूं। जहाँ एक तरफ इंस्पेक्टर जयंत ऋषभ से पूछताछ कर रहा था, वहीं दूसरे लॉकअप में डॉक्टर रावत के चिल्लाने की आवाज ऋषभ के कानों में पड़ रही थी।
जिसकी खातिरदारी सब इंस्पेक्टर नकुल कर रहा था। सब इंस्पेक्टर नकुल ने डॉक्टर रावत के पैर पर जोर से डंडा मारा और गुस्से से चिल्लाया, बताता है या नहीं कि कहाँ है तुम्हारा मालिक कल्याण? उसे तो हम वैसे भी ढूंढ लेंगे, लेकिन तब तक मैं तेरी हालत इतनी खराब कर दूंगा कि अपने पैरों पर भी खड़ा नहीं हो पाएगा तू, समझा? ऐसे आदमी की वफादारी करके तुझे कुछ नहीं मिलने वाला, जो खुद ही 1-2 दिन में सलाखों के पीछे होगा। अपनी जान की फिक्र कर और बता दे कहाँ है वो। हो सकता है तेरी सजा कम हो जाए। इतना बोलते ही नकुल ने फिर से रावत के पैर पर डंडा मारा, जिससे कि रावत जोर से चीख पड़ा। छोड़ दो मुझे प्लीज, बहुत दर्द हो रहा है। वही उसकी चीख सुनकर इधर ऋषभ की भी हालत खराब हो गई। इंस्पेक्टर जयंत ने उसे मारने के लिए जैसे ही डंडा उठाया, ऋषभ पीछे हो गया और गिड़गिड़ाने लगा। बताता हूँ, मुझे जो भी पता है मैं सब बताता हूँ, बस मुझे मारो मत। इंस्पेक्टर जयंत के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। वही पुलिस स्टेशन में अयान के साथ बैठी हुई वानी कुछ डिस्कस कर रही थी। तभी उसके पास उसकी माँ का फोन आया। अनिका ने सुमन का नंबर देखकर फोन पिक कर लिया। हेलो अनिका, कहाँ हो तुम? 3 दिन हो गए तुम घर भी नहीं आई। कुछ होश भी है तुम्हें? घर पर तुम्हारी एक माँ है जिसे तुम्हारी चिंता होती है। कब वापस आ रही हो? माँ, मैं काम के सिलसिले में बाहर आई हूँ, आप चिंता मत करो। आर्यन भी मेरे साथ है, जैसे ही काम खत्म होता है हम वापस आ जाएंगे। आर्यन का नाम सुनते ही सुमन बड़बड़ाने लगी। सोचा था डॉक्टर से शादी कर रही हो तो घर में रहने की आदत पड़ेगी, ये रिपोर्टर होने का भूत उतर जाएगा इसके सर से। लेकिन पता नहीं कैसा लड़का है जो इसे रोकता ही नहीं है। कौन सा पति अपनी पत्नी को इतने खतरे में देख सकता है, समझ नहीं आता। सुमन की आवाज सुनकर अनिका ने तिरछी नजरों से अयान की तरफ देखा। उसका ध्यान भी अनिका के ऊपर था। अयान ने अपनी बाहें उठाई। क्या हुआ, कौन है? अनिका ने बस अपनी लिपसिंग से अयान को समझाया, माँ। और ये समझते ही कि दूसरी तरफ सुमन है, अयान ने तुरंत अपना मुंह घुमा लिया। ये देखकर अनिका हंसने लगी। सुमन ने कब का फोन काट दिया था। जैसे ही अनिका ने फोन वापस रखने के लिए अपने पर्स की चेन खोली, उसका फोन फिर से बजा और इस बार अजय गुप्ता उसे फोन कर रहा था। उसका नंबर देखते ही वो खुश हो गई। जी पापा, आप बोलिए। कहाँ हो बेटा? 2 दिन से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हारे और अयान के लिए मैंने एक सरप्राइज ट्रिप प्लान की थी शिमला के लिए, लेकिन तुम तो घर ही नहीं आए। कब वापस आ रही हो? शिमला जाने की बात सुनकर अनिका का हंसता हुआ चेहरा एकदम सीरियस हो गया। आपको पहले मुझसे पूछना चाहिए था पापा। आजकल मैं अपने काम की वजह से बहुत ज्यादा बिजी हूँ, अभी मैं कहीं नहीं जा सकती। आप वो ट्रिप कैंसिल कर दो। इतना बोलकर अनिका ने फोन काट दिया और जैसे ही फोन कटा, उधर रूम में बैठा हुआ अजय गुप्ता गुस्से से फोन को देखने लगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये अनिका जाने से मना क्यों कर रही है? अगर ये शिमला नहीं गई तो मेरी सारी प्लानिंग खराब हो जाएगी। वही जैसे ही ऋषभ ने अपने हाथ जोड़े, इंस्पेक्टर जयंत के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई और वो कुर्सी खींचकर उसके सामने बैठ गया। इंस्पेक्टर जयंत ने पास खड़े हवलदार को इशारा किया और उसने हाथ में पकड़ा हुआ रिकॉर्ड ऑन कर दिया। बता, तूने आज तक कितने लोगों को मारा है? और क्या तुमने जितनी भी किडनैपिंग की है सबके अंग निकाल कर बेचने के लिए की थी? मुझे तो ये भी याद नहीं है कि हमने आज तक कितने लोगों के ऑर्गन्स को निकाल कर बेचा है। तभी इंस्पेक्टर जयंत को रमेश की पत्नी की बात याद आई। वो रमेश, उसको क्यों मारा तुम लोगों ने? और अगर वो तुम्हारे पास था तो तुमने उसका ऑपरेशन करके उसका ऑर्गन्स क्यों नहीं निकाले? हम लोग उसे मारना नहीं चाहते थे, उसे तो बस हमने अपने साथ रखने के लिए किडनैप किया था। हमें एक ऐसे आदमी की जरूरत थी जो हमें धारावी के बारे में सब कुछ बता सके, और वो वहीं पर रहता था। हमें ऐसा आदमी चाहिए था जो धारावी के गोदाम में हमारे लिए जगह बना सके, लेकिन वो तो क्लोरोफॉर्म की ज्यादा डोज की वजह से ही मर गया। इंस्पेक्टर जयंत को अभी भी ये इन्फॉर्मेशन अधूरी लग रही थी। तो तुमने इसका फायदा क्यों नहीं उठाया? उसका ऑपरेशन क्यों नहीं किया? हम करने वाले थे, लेकिन तभी कल्याण सर ने मुझे बताया कि पुलिस को इस जगह के बारे में पता चल गया और हमने उसे जलाने का फैसला किया, लेकिन उससे पहले ही आपने आकर जंगल में रेड मार दी। मैं पहले ही वहां से निकल गया था। तभी इंस्पेक्टर को याद आया कि उसे एक इन्फॉर्मेशन मिली थी जब वो ट्रक जा रहा था, तब भी और रमेश के केस में भी। वो अपनी सोच में डूब गया। कौन था वो जो मेरी हेल्प कर रहा था? तभी इंस्पेक्टर जयंत अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और लॉकअप से बाहर आ गया। वो अपनी कुर्सी पर आकर बैठा ही था कि उसकी नजर अयान और अनिका के ऊपर गई। थोड़ी देर तक उन दोनों को देखने के बाद अचानक इंस्पेक्टर जयंत के फेस पर एक स्माइल आ गई। लगता है पुलिस का वो खुफिया दोस्त मुझे जल्दी मिल जाएगा। तभी अयान भी उसके पास आ गया। इंस्पेक्टर जयंत, कुछ पता चला वो कल्याण हमें कहाँ मिलेगा? मैं उससे अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता हूँ। मैं उससे नहीं छोड़ने वाला। खोयान, हमें कानून के दायरे में रहकर काम करना होगा। मैं तुम्हारी इमोशन को समझता हूँ, लेकिन अगर तुमने कोई इलीगल कदम उठाया तो ये केस कमजोर पड़ जाएगा। उस वक्त नकुल इंस्पेक्टर जयंत के पास आया। सर, मैंने डॉक्टर रावत से पूछताछ की है। उसने एक लोकेशन का नाम दिया है। ये लोकेशन शहर के बाहर के एक फार्म हाउस की है। कल्याण वहाँ छिपा हो सकता है और शायद वो देश छोड़कर भागने की कोशिश भी कर रहा हो।
हॉस्पिटल से बाहर निकलने से पहले उसने रावत को ये बात बताई थी। जयंत तुरंत अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। तुरंत एक टीम तैयार करो, हमें वहां रेड करनी होगी। उस वक्त अयान का फोन बजा। अयान ने देखा कि रवि उसे फोन कर रहा था। जैसे ही उसने फोन उठाया, उधर से रवि की घबराहट भरी आवाज अयान के कानों में पड़ी। अयान कहाँ हो तुम? तुमने उसके बाद मुझसे बात ही नहीं की। मुझे तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। सॉरी अंकल, मैं सब चीजों में इतना उलझ गया कि आपसे बात ही नहीं कर पाया, और इस वक्त भी मैं एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम से जा रहा हूँ। बस ये समझ लीजिए कि जिस मकसद से मैं इंडिया आया था वो पूरा होने वाला है। इतना सुनते ही रवि एकदम से चौंक गया। क्या तुम आर्यन के कातिल तक पहुंच गए? अगर ऐसा है तो मैं भी इंडिया आ रहा हूँ। तुम्हें बताने के लिए मेरे पास कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जिनसे तुम्हारी लाइफ में असर पड़ सकता है। ऐसा कौन सा सीक्रेट था जो रवि अयान को बताने वाला था? क्या कल्याण पुलिस की गिरफ्त में आ पाएगा? जानने के लिए सुनिए इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट। रवि की बात सुनकर अयान चौंक गया, लेकिन उस वक्त जयंत के साथ जाना ज्यादा इम्पोर्टेंट था, इसलिए उसने फोन कट कर दिया। रात के करीब 2:30 बजे पुलिस की गाड़ियां तेज रफ्तार में शहर से बाहर निकल रही थी। चारों तरफ घना अंधेरा था, सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। अगर इस बार कल्याण हाथ से निकल गया तो मैं खुद उसे ढूंढ निकालूंगा। हम उसे पकड़ लेंगे अयान, बस ध्यान रखना कि गुस्से में कोई गलत कदम मत उठाना। फार्म हाउस के पास पहुंचते ही पुलिस ने फार्म हाउस को चारों तरफ से घेर लिया। जयंत के इशारा करते ही पुलिस की टीम ने बड़ी ही चालाकी से इधर उधर ड्यूटी पर खड़े गार्ड को ठिकाने लगा दिया। जैसे ही वो लोग दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचे, वहाँ एक टेबल पर उन्हें अलग अलग चीज बिखरी हुई दिखी, जैसे कि कोई भागने की तैयारी में हो। उस टेबल पर लैपटॉप, डॉक्यूमेंट और बाकी भी बहुत सारी चीज थी। तभी उनके कानों में एक आवाज पड़ी, भागो, पुलिस आ गई। आवाज सुनकर अयान और बाकी लोगों ने इधर उधर देखा, लेकिन उस कमरे में कोई नहीं था। आवाज तो आई है, लेकिन इस कमरे में तो कोई नहीं है। लगता है इस रूम के अंदर भी कोई सीक्रेट जगह है जहाँ से ये लोग भागने की तैयारी में हैं। उन सब लोगों ने कमरे को बहुत अच्छे से देखा, लेकिन कहीं पर भी कुछ भी नहीं था। जयंत ने हर दीवार को ठोक कर चेक किया। अचानक अयान की नजर उस टेबल पर ठहर गई जो कमरे के बीचों बीच रखी थी, और उस टेबल के नीचे एक मैट बिछी हुई थी जो पूरे रूम में कहीं नहीं थी। यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ लग रही है। जैसे ही उसने टेबल को खिसकाकर जमीन पर बिछी मैट हटाई, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं और वो जोर से चिल्लाया, सीक्रेट रूम का दरवाजा यहाँ पर है। उसकी आवाज सुनकर सब लोग तुरंत उस टेबल के पास आए। नीचे जमीन में फर्श पर सच में एक ढक्कन जैसा दरवाजा बना था। जैसे ही इंस्पेक्टर जयंत ने उसे उठाया, उन्हें नीचे जाती हुई सीढ़ियां नजर आई और सब लोग जल्दी से नीचे उतरने लगे। इंस्पेक्टर जयंत जोर से चिल्लाया, पकड़ लो सबको, किसी को भागने मत देना। पुलिस को छोड़कर सभी लोग पीछे रहेंगे। मैं नहीं चाहता हूँ जिनके पास गन नहीं है उन्हें कोई खतरा हो। समझ गए तुम? आयन और अनिका, वानी मैं सबको बोल रहा हूँ। वानी और अनिका तुरंत पीछे हट गए, लेकिन अयान कहाँ मानने वाला था। वो भी पुलिस के साथ लड़ाई में शामिल हो गया। पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी। कुछ मिनटों के बाद उन लोगों ने सारे गुंडों को पकड़ लिया, लेकिन कल्याण का कोई अता पता नहीं था। अयान ने एक गुंडे के चेहरे पर जोर से थप्पड़ लगाया। कल्याण कहाँ है? बोल। उस गुंडे ने डरते डरते एक दरवाजे की तरफ इशारा किया। वो भाग गए। जैसे ही उन लोगों ने दरवाजा खोला, वहाँ उन्हें एक लंबी सुरंग दिखाई दी। सब चौकन्ने रहना, आगे खतरा भी हो सकता है। वही सुरंग के अंदर एक कोने में कल्याण जल्दी जल्दी बड़े से बैग में सब कुछ भर रहा था। मुझे जल्द ही सब कुछ समेट कर इंडिया से बाहर निकलना होगा। अब इंडिया में मेरा रहना खतरे से खाली नहीं है। जैसे ही उसने नोटों से भरा एक बैग उठाया, अचानक वहाँ एक गोली चली। इंस्पेक्टर जयंत मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। इतनी भी क्या जल्दी है मिस्टर कल्याण? पुलिस स्टेशन चलकर हमें भी अपनी खातिरदारी का मौका दीजिए। इंस्पेक्टर को देखकर कल्याण के होश उड़ गए और उसके साथ अयान को देखकर तो उसकी रूह कांप उठी। आर्यन, तुम यहाँ? अयान ने गुस्से से आगे बढ़कर कल्याण को जोर से एक पंच मारा। आर्यन नहीं हूँ मैं अयान हूँ, समझा? उसका भाई जो अपने भाई की मौत का बदला लेने आया है। बता, क्यों मारा तूने मेरे भाई को? जहाँ तक मुझे पता है वो बहुत ही सीधा और अच्छा इंसान था, फिर तूने उसकी जान क्यों ली? मुझे उसके जैसा सीधा समझने की गलती मत करना, इसलिए जल्दी बता क्यों मारा तूने उसे? अचानक कल्याण ने अपने सामने खड़े अयान को जोर से धक्का दिया और अपनी जेब से गन निकाल ली। इस सवाल का जवाब तो तू ऊपर जाकर अपने भाई से ही ले लेना, समझा? मुझे शक तो तुझ पर पहले से ही था, इसलिए मैं तेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन तू तो हॉस्पिटल आया ही नहीं। खैर कोई बात नहीं, अब सीधा अपने भाई के पास जा जिसके लिए तूने ये सब कुछ किया। जैसे ही कल्याण अयान के ऊपर फायर करने वाला था, तुरंत इंस्पेक्टर जयंत ने फुर्ती दिखाते हुए उसके हाथ में गोली मार दी
और कल्याण जोर से चीख पड़ा। इंस्पेक्टर जयंत ने उसके हाथ से गन छीन ली और गुस्से से कल्याण को देखा। शुक्र मनाओ कि ये गोली तुम्हारे दिल पर नहीं मारी मैंने कल्याण। जानते हो क्यों? सिर्फ तुमसे सवालों के जवाब हासिल करने के लिए। अब जो पूछा जा रहा है उसका सीधा सीधा और सच सच जवाब देना। यही जानना चाहते हो ना कि आर्यन आखिर मरा कैसे? मुझे आज भी वो दिन याद है जब आर्यन ने हमारे हॉस्पिटल में ज्वाइन किया था। 2 साल पहले की बात है। आर्यन ने आते ही बहुत सारे केस सक्सेसफुली हैंडल किए थे। वो एक बहुत अच्छा हार्ट सर्जन था और उसकी वजह से संजीवनी हॉस्पिटल में काफी लोग आने लगे थे। तो फिर तूने मेरे भाई को क्यों मरवाया? उसकी वजह से तो तुम्हारा फायदा हो रहा था ना। कल्याण जोर जोर से हंसने लगा। उस चिल्लर को तुम फायदा कहते हो? मुझे पैसा कमाना था, इतना पैसा कि मैं मुंबई का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं। और अगर तुम्हारा वो भाई बीच में ना आता तो ये काम मैं कब का कर भी चुका होता। इंस्पेक्टर जयंत ने कल्याण की तरफ गुस्से से देखा। मुझे पूरी बात बताओ, क्या हुआ था? आर्यन का एक पेशेंट था, रोहन मल्होत्रा। वो उसका दोस्त भी था। आर्यन उसका ट्रीटमेंट कर रहा था, लेकिन उस वक्त हमारे पास एक बहुत बड़े बिल्डर के बेटे के लिए हार्ट की रिक्वायरमेंट आई। मैंने रोहन के सारे रिपोर्ट्स चेक किए थे। उसका मैच उस बिल्डर के बेटे से मिलता था, इसलिए हमने। इतना बोलते ही वो रुक गया और सब लोग बस उसे देख रहे थे कि आखिर एक इंसान इतना कैसे गिर सकता है। अयान ने उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ लगाया। आगे बोल, क्या किया तुम लोगों ने? मुझे पता था कि आर्यन कभी भी ऐसा नहीं होने देगा, इसलिए मैंने उसे जानबूझकर एक दिन के लिए सेमिनार अटेंड करने मुंबई से बाहर भेज दिया। वैसे भी रोहन के ऑपरेशन की डेट 3 दिन बाद थी। जब आर्यन मुंबई से बाहर गया तो हम लोगों ने रोहन का हार्ट निकाल लिया और उसे करोड़ों में उस बिल्डर को सौंप दिया। जब आर्यन वापस आया तो उसे रोहन के डेथ की खबर मिली। ये सब सुनकर वहाँ खड़े सभी लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे हम पर शक हो गया था। आर्यन ने अपने आप ही उसका पोस्टमार्टम करवाया और उसे सच्चाई पता चल गई। अयान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसका मन हुआ कि अभी के अभी कल्याण की जान ले ले। वो जोर से चिल्लाया। तूने सिर्फ मेरे भाई को इसलिए मार डाला क्योंकि वो किसी की जान बचाना चाहता था और तुम लोग उसकी जान लेना चाहते थे। तुम इंसान कहलाने के लायक ही नहीं हो। राक्षस हो राक्षस। मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। इंस्पेक्टर जयंत ने किसी तरह अयान को शांत किया और फिर कल्याण की तरफ घूमा। तो तूने इसलिए आर्यन का एक्सीडेंट करवाया और उसे मरवा डाला। अब झूठ बोलने की कोशिश मत करना, क्योंकि ऋषभ हमें सच्चाई बता चुका है। उसने ही आर्यन का एक्सीडेंट किया था। अयान की आंखें आंसुओं से लाल थी। उसे अपने भाई के साथ बिताया हुआ वो वक्त याद आ रहा था जब वो लोग एक परिवार में खुशी खुशी रहते थे और इस इंसान ने उससे उसका भाई भी छीन लिया था। अयान ने गुस्से से उसका गला पकड़ लिया। मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे। तूने मेरे भाई को मार डाला, उस भाई को जिसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, हमेशा सबकी भलाई की। जयंत ने अयान को खींचकर पीछे किया। पीछे हटो अयान। मैंने पहले भी कहा था कि इमोशनल होकर कानून को अपने हाथ में मत लेना। इसका फैसला अब अदालत ही करेगी और मैं इसे फांसी दिलवा कर रहूंगा। ये सुनकर कल्याण थोड़ा सा घबरा गया और उसने इंस्पेक्टर जयंत को रोका। किस बात की सजा? मैंने आर्यन को मारा ही नहीं है। इतना सुनते ही अयान ने उसके चेहरे पर जोरदार पंच मार दिया। झूठ बोलने की कोशिश मत करना, हमारे पास सारे सबूत है। तू नहीं मारा है आर्यन को। नहीं, मैंने नहीं मारा। मैंने सिर्फ उसका एक्सीडेंट करवाया था। अगर कल्याण ने आर्यन को नहीं मारा था तो फिर किसने मारा था आर्यन को? क्या अयान उसके असली कातिल तक पहुंच पाएगा? जानने के लिए सुनिए इसी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट। कल्याण की बात सुनकर सब लोग उसे गुस्से से देखने लगे और अयान फिर से चिल्लाया। जब तेरे सामने तुझे मौत दिख रही है तो झूठ बोलने लगा। कल्याण ने भी उसे घूर कर देखा। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। चाहे तो तुम लोग ऋषभ से भी पूछ सकते हो। उसी ने मुझे बताया था। एक्सीडेंट के बाद अयान जिंदा था, लेकिन इसके पहले कि ऋषभ उसके पास जाकर उसे खत्म करता, उसने देखा कि एक नकाबपोश आदमी ने आकर उसे पत्थर से कुचलकर मार डाला। अब यही बात सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ी शॉकिंग खबर थी। इंस्पेक्टर ने गुस्से से कल्याण को घूरा और फिर कांस्टेबल सुमित को उसे हथकड़ी लगाने के लिए कहा। ले जाओ इसे। कांस्टेबल सुमित कल्याण को पकड़कर वहां से ले गया, लेकिन उन सबके सामने एक नया सवाल खड़ा हो चुका था कि असली कातिल है कौन। वो सब लोग इस बारे में सोच ही रहे थे कि उस वक्त अयान का फोन बजा। दूसरी तरफ रवि था। हेलो अयान, कहाँ पर हो तुम? रवि अंकल, आर्यन के गुनाहगार को हमने पकड़ लिया है। रवि ये सुनकर खुश हो गया। ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है अयान, लेकिन तुम हो कहाँ? मैं मुंबई से दूर एक फार्म हाउस पर हूँ अंकल। हम उस आदमी को पकड़ने के लिए आए थे जिसने आर्यन का एक्सीडेंट करवाया था। ये सुनकर रवि ने एक राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसकी आवाज एकदम सीरियस हो गई। अयान, तुम अभी दिल्ली के लिए निकलो। जिस शांति निवास में जाने के लिए आज तक मैंने तुम्हें रोका है, अब
अब वहां जाने का वक्त आ चुका है। लेकिन अंकल आपने ही तो वहां जाने से मना किया था, और अभी आर्यन को पूरा इंसाफ नहीं मिला है क्योंकि उसका असली कातिल कोई और ही है। ये सुनते ही रवि के पैरों तले से जमीन खिसक गई और उसके हाथ कांपने लगे, जैसे कि रवि को कुछ याद आया हो, और वो धीरे से फुसफुसाया। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो फिर से वापस कैसे आ सकता है? वो तो मर चुका था। नहीं, आर्यन को जरूर किसी और ने मारा होगा। रवि काफी देर से चुप था। तभी अयान ने उसे फिर से पुकारा। कहाँ खो गए अंकल? क्या सोच रहे हैं आप? अगर आप चाहते हैं कि मैं दिल्ली जाऊं तो मैं अभी निकल जाता हूँ। वहीं दूसरी तरफ समर्थ अजय गुप्ता के हर कदम पर नजर रख रहा था। समर्थ उस वक्त एक पार्क के पास बने पेड़ के पीछे खड़ा था। अजय गुप्ता पार्क के अंदर सोहन का वेट कर रहा था। तभी सोहन वहां आया और अजय गुप्ता उसे देखकर हंसने लगा। इतने दिनों का इंतजार पूरा होने वाला है, अब हम उन पैसों को आधा आधा बांट लेंगे। ये सुनकर समर्थ को कुछ अजीब लगा और उसने उन लोगों की रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दी। सोहन भी जोर से हंसा। मुझे लगा था कि तुम मुझको धोखा दे दोगे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। अच्छा है। इतना बोलकर सोहन वहां से चला गया और समर्थ ने तुरंत वानी को फोन किया। हेलो वानी, अजय गुप्ता ने किसी आदमी से मिलकर अभी अभी पैसे बांटने की बात कही है। तभी वानी की नजर अनिका पर गई और वो उसके पास आ गई। अनिका, मैं तुम्हारी बात किसी से करवाना चाहती हूँ, प्लीज बिल्कुल शांति से सुनना। तभी वानी ने समर्थ को अनिका को सब कुछ बताने के लिए कहा और फोन अनिका को थमा दिया। अनिका थोड़ी सी कंफ्यूज थी। हेलो, कौन? मैम, मैं समर्थ, मैं वानी के साथी हूँ। मुझे आपको बताना था कि आपके पापा किसी आदमी के साथ मिलकर पैसे की कोई डील कर रहे थे। आपको इस बारे में पता है? ये सुनते ही अनिका चौंक गई। नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको उनसे पूछना चाहिए। प्लीज, एक बार आप पूछेंगे तो वो झूठ नहीं बोल पाएंगे। ये बोलकर समर्थ ने फोन काट दिया। वही अनिका के दिमाग में अयान की बातें भी घूमने लगी। उसने कहा था कि उसे अनिका के पापा पर भी शक है। अचानक अनिका के रोंगटे खड़े हो गए। कहीं वो दूसरा कातिल पापा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये मैं क्या सोच रही हूँ? तभी अयान भी उसके पास आ गया। अनिका, रवि अंकल का फोन था, मुझे अभी दिल्ली निकलना है। शांति निवास से जुड़ी कोई बात वो मुझे बताना चाहते हैं। अनिका अपने होश में वापस आई। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी अयान। इतना बोलकर अनिका ने वानी की तरफ देखा। मैं लौटकर पापा से बात करती हूँ। अगर तब तक तुम लोग उनसे बात करना चाहते हो तो कर सकते हो, और हाँ, अगर इंस्पेक्टर जयंत की भी हेल्प की जरूरत हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है। अनिका को भी लग रहा था कि अब वो लोग किसी भी चीज में लापरवाही नहीं कर सकते। अनिका अयान के साथ दिल्ली के लिए निकल गई। वही वानी ने जयंत को सब कुछ बता दिया। जयंत ने भी फैसला किया कि वो अनिका के पापा से नॉर्मल पूछताछ करेगा। अयान और अनिका शांति निवास के सामने खड़े थे। तभी उन्हें रवि आता हुआ दिखा। उसे देखकर अयान ने उसे गले लगा लिया और अनिका ने रवि के पैर छुए। मेरी बहू बहुत सुंदर है, मैं बहुत खुश हूँ, और इस बात से भी मुझे बहुत सुकून पहुंचा है कि आर्यन का गुनहगार पकड़ा गया। लेकिन अंकल, एक और कातिल है जो हमारी पहुंच से दूर है। ये सुनते ही रवि का चेहरा सीरियस हो गया और उसने अयान के कंधे पर हाथ रखा। आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा राज बताने वाला हूँ अयान, मेरे साथ आओ। अयान रवि के साथ अंदर चला गया। रवि ने एक दीवार पर लगी उनकी बड़ी सी फैमिली फोटो को हटाया और उसके पीछे बने लॉकर को खोलकर वहाँ से एक चिट्ठी निकाली। ये लो अयान, इसमें तुम्हें अपने सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। अयान ने कांपते हाथों से वो चिट्ठी पकड़ ली। वो उसके पापा अविनाश कपूर की चिट्ठी थी। अयान ने चिट्ठी को खोला। आज ये चिट्ठी मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि जब मेरे बेटे बड़े हो जाएं तो उन्हें सच्चाई का पता चले। एक डॉक्टर होने के नाते आज तक मैंने ईमानदारी से सच्ची मेहनत की है और मेरा छोटा सा परिवार मेरी कमाई से बहुत खुश था। तभी हमारी जिंदगी में मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने जहर घोल दिया। मैं नहीं सोच सकता था कि वो मुझे इस तरह से धोखा देगा। मैं कल्याण और बृजभूषण को कभी माफ नहीं करूंगा। कल्याण ने मेडिकल जैसे नोबल प्रोफेशन को एक बिजनेस बना दिया और बृजभूषण ने उसका साथ दिया। मेरे परिवार को उनसे खतरा है। ये सुनते ही अयान के हाथ कांप गए। बृजभूषण? अंकल, आप जानते हैं बृजभूषण कौन है? आप मिले हैं उससे? रवि ने एक गहरी सांस ली। नहीं बेटा, मैं उससे नहीं मिला। जब वो इन सब चीजों से बहुत ज्यादा परेशान थे तब उन्होंने मुझे लंदन से फोन करके बुलाया और तुम्हें मेरे साथ भेज दिया। उन्हें इस बात का अंदाजा था कि उनकी जान को खतरा हो सकता है। अविनाश एक ईमानदार डॉक्टर था। वो किसी भी कीमत पर कल्याण को सजा दिलवाना चाहता था, इसलिए वो खुद लंदन नहीं आया। और फिर वहीं हुआ, कल्याण ने तुम्हारे मम्मी पापा को मरवा दिया। इसलिए मुझे तुम्हें और आर्यन को अलग करना पड़ा। आर्यन को मैंने यहाँ मुंबई में ही एक बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन दिलवाया और मैं हमेशा उससे मिलने आता रहता था। इसलिए आर्यन एक डॉक्टर बना था, क्योंकि उसे पता था कि उसके पापा भी एक डॉक्टर थे। अब अयान को अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था। मेरा भाई यहाँ इतनी मुसीबत से घिरा हुआ था और मैं वहाँ लंदन में आराम से रह रहा था।
आपने मुझे पहले सब कुछ क्यों नहीं बताया अंकल? उस वक्त अनिका के पास इंस्पेक्टर जयंत का फोन आया। हेलो अनिका, हम तुम्हारे पापा को पूछताछ करने के लिए पुलिस स्टेशन लाए हैं। अगर तुम वापस आ सकती हो तो आ जाओ। अनिका ने उन दोनों की तरफ देखकर सब कुछ बताया और वो लोग वापस मुंबई आने के लिए निकल गए। पुलिस स्टेशन का माहौल उस वक्त बहुत ज्यादा टेंशन से भरा हुआ था। इंस्पेक्टर जयंत बार बार अजय गुप्ता से उन पैसों के बारे में पूछ रहा था। अजय गुप्ता नजरें चुराने लगा। मुझे क्लब में जाकर जुआ खेलने की आदत हो गई थी, जिसमें मेरा सारा पैसा डूब गया। फिर मुझे एक आइडिया आया। मैंने एक गलत नाम का इस्तेमाल करके आर्यन के नाम पे लोन लिया था। मैंने सोहन से बहुत मोटे ब्याज पर पैसा लिया था और मैं उसे वही पैसा लौटा रहा था। अजय गुप्ता के खिलाफ उन लोगों के पास कोई ठोस सबूत नहीं थे, पर जब इंस्पेक्टर जयंत ने अकाउंट चेक करवाया तो अजय गुप्ता की बात भी सही साबित हुई। उसने 10 करोड़ का लोन लिया था, जबकि उस वक्त अयान के अकाउंट में 100 करोड़ रुपए आए थे। इसलिए उसकी बात को सच मान लिया गया। सब लोग एक तरह से खुश थे कि आर्यन के गुनहगारों को उनके किए की सजा अब जरूर मिलेगी। लेकिन वही एक बड़ा सवाल सबके सामने मौजूद था, आर्यन का असली कातिल कौन है? और दूसरा सवाल कि ब्रिजभूषण की असली पहचान क्या है?